हाँ सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सर। सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम यार, ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे होती है दोस्त? अगर मैं मिल गया। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। रिकॉर्डिंग कैसे सर होगी मुझे इस क्लास रिकॉर्डिंग करनी है, काइंडली आप वो उसको मुझे एक्सेस दे दीजिए। काम में आती है सर बाद में बहुत। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, काइंडली एक्सेस दे दीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, काइंडली परमिशन दे दीजिए ताकि वो बाद में लेक्चर देखने में आसानी हो। काइंडली सर, मैं रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ सर, उस पर आ रहा है प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। सर लगता है सुन रहे नहीं है, पता नहीं उनका माइक बंद है। हाँ यार, अभी अभी आपकी अभी आवाज शायद अच्छा है हाँ, सर, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यार ये एक जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट है PIEIC का, और इसके अंदर ग्रुप एडमिन ने ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रहा। ओके सर, ओके ओके ठीक है, तो ठीक है सर। शायद कुछ लोग के पास आ रहा हो और वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपको आई एम वेरी मच श्योर कि आपको शाम तक जो है वो हमारे मेरे जो ग्रुप है AIC अनीस अहमद, इसके ऊपर आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। थैंक यू सर, बस मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। कृपा और कर अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास चल भी रही है, तो शायद आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि इसमें से जितने लोग नए आए हैं, मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो ज़रा अपने हैंड जो है वो रेस कर दें ऑप्शन में जाकर, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग नए हैं। सर मैंने ये मैं भी शेख आदिल एजाज अली सर, एजाज अली सर। हैंड रेस कर दें ताकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आने शुरू हो गए। 4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो नए हैं। सर कैसे होता है हैंड रेस? वो ऑप्शन है इसमें, देखो अपने नाम के आसपास देखो, चैट में होता है, चैट में चैट में पार्टिसिपेंट। चले जाओ। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सर। अबे यार ये आने की होगा कैसे? हाँ हैंड रेस चैट में हैंड रेस। पार्टिसिपेंट ठीक ठीक। यार अच्छा, अब मेरे मैं पास अब न्यू से क्या मुराद, जो अभी आए हैं या जिनकी आज पहली क्लास है? आज मेरी पहली क्लास है। जिनकी पहली क्लास है। आज मेरी भी पहली क्लास है। अच्छा, आप लोग आई एम सपोजिंग कि आप लोग पहले ऑनलाइन स्टूडेंट थे। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम आपके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का रिव्यू करेंगे। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पर ही हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए हुए, और हम कॉन्वेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। सर वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट 5 मिनट ताकि पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, फिर एक ही साथ होगा, फिर ताकि सवाल जवाब। चलो ठीक है, अभी हमारे पास मेरी घड़ी में 11:27 हो रहे हैं, 11:30 के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं ताकि पार्टिसिपेंट जो है वो आ जाए, और आप लोग भी एडजस्ट कर लें। आप लोग जब तक जो है वो अपना नाम ऑप्शंस या जहाँ पर म्यूट होता है उसके बराबर में रीनेम का भी ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे अगर रीनेम करके
अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर भी लगा लें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। सर लगाई भी है वो तो। क्या दोबारा बताएं, नाम के साथ क्या करूं मैं? रोल नंबर भी लगा दो। अच्छा अच्छा, मैं रोल नंबर क्या था? और दोबारा बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ सर कह रहे हैं कि आप रोल अपने नंबर लगा दो। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर की हुई है, वो नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर नजर आ रही है। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अपना अपना जो माइक है वो भी जरा आप लोग म्यूट के ऊपर लगा दें ताकि आपका वॉइस बैक मेरे पास नहीं आ रहा हो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मैं गाये बगाए आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग अनम्यूट कर बात कर सकते हैं। उसका अगर आप लैपटॉप के ऊपर है तो मुझे नहीं पता सेलफोन पे क्या ऑप्शन होता है। लैपटॉप पे तो आप स्पेस बार दबाकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर लैपटॉप ना हो तो सेलफोन के ऊपर भी ये सुनकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो सर आपका माइक बहुत दूर हो गया, आवाज आपकी बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे मसला है। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपको ये आवाज बेहतर आ रही है मेरी? थोड़ी सी बेहतर हुई है सर। अच्छा, अब देखें, आप ज्यादा बेहतर है या पहले ज्यादा बेहतर थी? नहीं सर, अभी भी कम ही है। अभी कम है? आप थोड़ा सा लाउड बोल लें तो फिर सब सही हो जाएगा। नहीं, मैं अपने कंप्यूटर की जो ऑडियो सेटिंग है उसके अंदर इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, आपको कुछ बेहतर हो रही है? अब बेहतरीन हो गई है यूज सर। कर रहे हैं। अच्छा, सही है, ठीक है, हो गई, डन हो गया ये। अच्छा जी, तो आप लोग अपना जो है ना वो कोशिश करें कि जितनी जल्द से जल्द हो सके अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें ताकि आप लोगों की आवाज़ें जो है वो यहाँ तक ना आए। बाज़ औक़ात जो है वो आप लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं या घर में किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो आवाज़ें भी यहाँ तक आ रही होती है। तो ओके थोड़ा सर, सा ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। ये म्यूट कर दें, और जब भी आपको ज़रूरत हो, मैंने आप सब लोगों के माइक गाये बगा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं म्यूट ऑल करता रहता हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं, तो म्यूट करके अनम्यूट कर दें। और सही है भाई? बात करनी है तो स्पेस बार दबा दीजिए सब। जबरदस्त। अच्छा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनकी कोई अपडेट है भाई? उन्होंने कोई कोड वोड पे काम किया है नहीं किया, या बिल्कुल फारिग है बैठे हैं? सर काम चल रहा है। कहाँ तक पहुंचे हो भाई? सर इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस है, बैड। अच्छा भाई, ये भाई तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही है? सर नजर जी आ रही सर। है। यस सर।
ठीक है, जबरदस्त। तो बस ये हमारा कॉन्वेंट है। आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो आपने पढ़े हुए होंगे Q2 के अंदर। सर ये तो आपको ये भी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट हटा दें प्लीज। पार्टिसिपेंट की लिस्ट भी नजर आ रही है आप लोगों को? जी अब सर। सही है। हाँ अच्छा, तो आप लोगों को अगर पार्टिसिपेंट की लिस्ट हट गई है तो ये तस्वीर अब बिल्कुल जबरदस्त नजर आ रही होगी। तो जी। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो छोटी होती जा रही है। अच्छा, अब मुझे आपको ये बताया था कि आप लोगों को सबको याद है कि हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर अगर हमारे पास कोई इमेज हो और वो डेंस लेयर हो, डेंस का मतलब जो हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था उसका हमने नाम रख दिया है डेंस। तो वो जो डेंस लेयर है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे, खुसूसन जो नए आने वाले हैं, ताकि हम उनको एक ही पेज के ऊपर ले आए। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि भाई ये जो डेंस न्यूरल नेटवर्क में किसी इमेज को मुझे प्रोसेस करना है तो उसका एक न्यूरॉन के लिए प्रोसेस क्या होगा? सर उसका 1D वेक्टर बनाते हो, टेंसर बनाते थे 1D। हाँ, यानी कि 2D इमेज है, जैसे ये वाली इमेज है तो इस इमेज के लिए क्या करेंगे? बस ये इमेज का प्रोसेस बताओ। फ्लैटन कर देंगे उसको। फ्लैटन कर देंगे। फ्लैटन करने के बाद क्या करेंगे? न्यू लेयर ऐड करेंगे उसके अंदर। हाँ भाई, मुझे आधी आवाज आई, दोबारा बताएंगे? फ्लैटन करने के बाद क्या करेंगे? वेट के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेट से। वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो इमेज है ये है 4x4 की, तो फ्लैटन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 16 न्यूरॉन्स आ जाएंगे। 16 न्यूरॉन, 16 एलिमेंट आएंगे ना? एलिमेंट आ जाएंगे, बिल्कुल सर। अच्छा, 16 एलिमेंट को कितने वेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 16। वेट भी 16 ही होंगे सर। 16 होंगे। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? बाइस ऐड, दो वेट कर देंगे। बाइस ऐड होंगे सर। इनको ऐड कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन को। हाँ, जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम सम कर लेंगे, यही करेंगे ना? सम करने के बाद क्या करेंगे? 22 ऐड कर उसमें सर 22 ऐड करेंगे। 22 ऐड कर देंगे। 22 ऐड करने के बाद क्या करेंगे? उसको एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारेंगे। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन। उसको प्रेडिक्टेड आउटपुट। प्रेडिक्टेड आउटपुट को हम किससे कंपेयर करेंगे? ओरिजिनल आउटपुट से करेंगे सर कंपेयर। अच्छा, उसका और डिफरेंस निकालेंगे। जो दोनों में डिफरेंस निकलता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? उसको लॉस बोलते हैं सर। लॉस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सारी इमेजेस का जो लॉस हो उसको हम क्या करेंगे? सम करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, सम कर कोई देंगे। सम कर देंगे। कोई लॉस फंक्शन याद आ रहा है? कोई नाम याद आ रहा है किसी लॉस फंक्शन का? मीन स्क्वायर एरर, वैल्यू स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर, रूट स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू, वैल्यू एक्टिवेशन मीन स्क्वायर एरर क्या करता है भाई? ये मीन स्क्वायर एरर तो ये हर इनपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर लेता है और उसको डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से। नहीं, पहले सम करेंगे ना। मीन निकालने के लिए सम करने के बाद डिवाइड करते हैं। जी सर। नहीं, अगर मीन स्क्वायर एरर है ना तो इसका मतलब है मीन निकालना है ना आपको आखिरी में। जी सर। अगर मीन निकालना तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे जो एरर है उसका हम सम लेंगे। सम लेने के बाद उसको नंबर ऑफ एरर से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है सर। मीन ऐसे निकलता है ना भाई। मीन असल में एवरेज होता है ना। एवरेज निकाल लो 4 चीजों का, तो चारों चीजों को सम करके नंबर ऑफ एलिमेंट की 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन स्क्वायर एरर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद सर हम बैक प्रोपगेशन करेंगे सर। बैक प्रोपगेशन करेंगे। बैक प्रोपगेशन के अंदर हम क्या करेंगे? बैक प्रोपगेशन में सर हम अपने वेट्स को अपडेट करेंगे।
वेट्स को अपडेट इस तरह करेंगे कि उसके हम जो हमारे स्लोप है, स्लोप के हिसाब से, यानी कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसके हिसाब से हम वेट्स को अपडेट करेंगे। सर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से गुजारेंगे उसको। सही है, ठीक है, सही है, सही है, बस सही है। तो इसका अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ ले, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम अपनी फ्यूचर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। टॉपिक चल रहा है कि डेंस लेयर की प्रोसेसिंग कैसे होती है। न्यूरल नेटवर्क को हम समझ रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क के ऊपर अपना काम करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक? अच्छा, अब हम आते हैं अपने करंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो डेंस में करते हैं, बस फर्क ये है कि डेंस लेयर के अंदर हम अपनी इमेज को फ्लैटन करते हैं, यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर देखो हमारी इमेज जो है वो 6x6 की इमेज है, तो हम यहाँ पर अपनी इमेज को हमने फ्लैटन नहीं किया बल्कि 2x2 का ही रखा हुआ है, सही है। और हमारे पास फिल्टर जो है, यानी हमारे पास हमने यहाँ पर पहले तो हम जितने एलिमेंट होते थे उतने ही हम वेट लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने वेट कम लिए हुए हैं। वेट हमने लिए हुए हैं 3x3 का एक एरे लिया हुआ है वेट का, सही है। और उस वेट का जो वेट का जो एरे है उससे हम अपनी इमेज को थोड़ा थोड़ा करके, यानी एक एक चंक के अंदर, मैं सबसे पहले कौन सा चंक लूंगा? सबसे पहले मैं चंक लूंगा 492 और एक जो एरो लगा हुआ है उसके बाद 62 और 245, ये एक चंक लूंगा और इसको अपने इस सेट ऑफ वेट को, जिसको मैंने नाम दिया फिल्टर का, ठीक है, ये 3x3 का एक वेट का एक एरे है 2 डायमेंशनल, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सम निकालूंगा। सम निकालने के बाद उसमें 22 ऐड करूंगा। 22 ऐड करने के बाद उसको अपने एक्टिवेशन फंक्शन में से निकालूंगा, और जो आंसर आएगा उसको मैं, जो कि एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लाकर लिख दूंगा जो कि 2 बनेगी। उसके बाद मैं अपनी इस चंक को या इनपुट विंडो को, इसको विंडो भी कहते हैं, अपनी विंडो को राइट के ऊपर ले आऊंगा, एक कॉलम राइट के ऊपर मूव करूंगा। अब मेरे पास विंडो का जो फोकस है वो है 925, 624 और 454। इसको फिर दोबारा मैं उसी फिल्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दोबारा फिल्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सम कर दूंगा, और सम करने के बाद जो है वो मैं इसमें 22 ऐड कर दूंगा। 22 ऐड करने के बाद मैं इसको एक्टिवेशन फंक्शन में से निकालूंगा, और एक्टिवेशन फंक्शन में से जो आउटपुट आएगा उसको मैं यहाँ पे लाकर लिख दूंगा। दैट्स इट, ये मेरा काम है। उसके बाद फिर मैं राइट पे ऐड करूंगा, फिर राइट पे ऐड करूंगा, और ये मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जो इमेज है वो एक आउटपुट इमेज के अंदर नजर नहीं आ जाए, सही है। यहाँ तक अगर किसी को बात समझ में ना पूछ ले सर प्लीज ये बताइए 3x3 में तो आंसर, मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कटी की आ रही है सर। 3x3 मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, रिजल्ट में 4 कैसे आ रहा है? आप मेरे पास अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं चैट में लिख देता हूँ। हाँ बोल दो। सर क्वार्टर 3 की पहली क्लास है ना एआईसी की? नहीं, ये तीसरी क्लास है। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी क्लासेस। हाँ, लेकिन ये है कि ये तीसरी क्लास है नंबर 1, ये क्वार्टर 3 की, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शुरू का रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहली क्लास है आपकी ना, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हैं। जी जी सर मैंने चैट में लिख दिया। हाँ देखो अजीज, आपने जो सवाल किया है कि मैट्रिक्स 4x4 का आ रहा है, नहीं 4x4 का नहीं आ रहा। इसके अंदर हो ये रहा है कि जब भी हम 3x3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x3 के इनपुट के साथ, तो आपके पास वैल्यू जो है वो एक ही आ रही है। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, ये पहले वाले में 2 आ रहा है, दूसरे वाले में 6 आ रहा है ही नहीं आ रहा? ये वाली बात समझ में आ रही है? 2 समझ में आ गया? 2 कहाँ से आया? जी सर समझ में आ गया। ठीक है, कहाँ से आया? इस तरह बताओ भाई, सवाल से पूछा भाई, कोई बता सकता है भाई को ये 2 कहाँ से आया? सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया भाई। ये 2 ऐसा आया है कि आपने 492 और ये यहाँ पर कोई पता नहीं क्या एलिमेंट है, 492 और -62
और 245, इन 245 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपके पास वेट का एक एरे है जिसको हम फिल्टर कह रहे हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सम लिया, सम लेने के बाद उसमें 22 ऐड किया, 22 ऐड करने के बाद उसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, और जो आपके पास आंसर आया, जो चूंकि हमने सम ले लिया है तो एक ही वैल्यू होगी, तो वो जो वैल्यू है वो 2 थी, वो हमने यहाँ पे लाके लिख दी। उसके बाद अपनी विंडो को राइट पे कर दिया, राइट पे करने के बाद 925, 624 और 454 इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, जो नंबर ऑफ एरे आया हमारे पास, एरे के जितने भी एलिमेंट थे रिजल्ट के, उसको हमने फिर सम किया, और सम करने के बाद हमने उसको एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा अगर है तो, और उसके बाद जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सही है भाई? ये तो पता लग गया 2 और 6 कैसे आया। यहाँ तक कोई फंसा हुआ है तो बता दो यार, ताकि फिर हम आगे चले जाएं। इनको अगर सब देरी तो मसला हो जाएगा। यस सर, समझ में आ गया बहुत। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके पास अगली वाली चीज लेकर आता हूँ। जब मैं ये अब मैं और राइट के ऊपर गया, और राइट पे करने के बाद मैंने दोबारा ही कैलकुलेशन की, ठीक है, और मेरे पास 4 आ गया। अब मैं एक और राइट पे जाऊंगा, एक और राइट पे करने के बाद दोबारा कैलकुलेशन करूंगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। इससे ज्यादा राइट पर नहीं जा सकता। क्योंकि मैं इससे ज्यादा राइट पे नहीं जा सकता, तो इसके नतीजे में जब मैं ये पूरा प्रोसेस, पूरी विंडो जो है वो अपनी पूरी इमेज पे चलाऊंगा, तो मेरी, क्योंकि मेरा फिल्टर जो है वो 3x3 का है, तो मेरी इस पूरी कहानी की वजह से आपकी जो आउटपुट इमेज बनेगी नई वाली, जिसको हम कहेंगे फीचर मैप, ये लिख लो कहीं पर, फीचर मैप कहते हैं इसको, आउटपुट फीचर मैप। इसके अंदर आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम कम हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? ये फंस गया कहीं पर? सर अभी समझ। किसी को कंफ्यूजन है तो भाई पूछ ले आवाज देकर। सर ये किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है सर। सर ये बता दीजिए, ये हम अपना पक्का करने के लिए कोई आप बता दें कि ऑनलाइन में हम क्या सर्च करेंगे, ये चीज हमारी पक्की हो जाए। क्योंकि सर क्लास डिस्टर्ब की ना हमने, तो ये बहुत लेट हो जाएगा कोर्स। हम आपकी एफर्ट समझते हैं, बहुत अच्छी एफर्ट। तो अभी सब छोड़ दो ना, आप सब छोड़ दो। ये बताओ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि ये जो मेरी इनपुट है 7x7 का, ये 5x5 में कन्वर्ट हो गया है, क्यों हो गया? ये बात समझ में आ गई? नहीं आई सर। देखो मसला यही तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पास ये जो विंडो है, ये यहाँ पर एक और मर्तबा राइट पे हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती ना, वो तो तस्वीर से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब है अपनी में विंडो को 1 2 3 4 5 मर्तबा तक प्रोसेस कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं कर सकता। यस सर, अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई, बहुत सही है। इसी तरह नीचे भी जो है मैं उसको प्रोसेस करते हुए एक जगह पे जाके रुक जाऊंगा, तो क्योंकि ये मेरे पास ये जो मेरा 3x3 का जो फिल्टर है, ये इस विंडो के इमेज के नीचे नहीं जा सकता, तो मैं जो हूँ यहाँ पे फंस जाऊंगा, और फंसने की वजह से मेरी जो इमेज है वो है तो यहाँ पर 7x7 की, लेकिन जब उसको फीचर मैप आउटपुट निकालूंगा तो वो कम हो जाएगा और वो 5x5 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी विंडो जो है वो इमेज से बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, यानी ये जो आप के वाला कह रहे हैं, यानी इसका जो बॉक्स है, आप हम इसको रख के मूव करते जाएंगे बारी बारी एक एक कॉलम से, तो हम 5 दफा मूव कर सकते हैं। हम उसे 6ठी दफा मूव कर सकते हैं, 6ठी दफा मूव नहीं कर सकते, वरना वो फिगर से आउट हो जाएगी। हाँ बस सही है। इसीलिए हमारी जो इमेज है ये आप 7x7 से 5x5, ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा सर, आप क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक ये वाली बात समझ में नहीं आई है कि ये इमेज 7x7 से 5x5 कैसे होगी? नहीं सर, इनको वो दिखाते हैं ना, विजुअलाइजेशन भी थी कॉन्वेंट की, उससे मदद हुई। अब दिखा दी ना, अभी देख लो ना, ये वाली समझ में आ गई ये वाली बात? सर अपने माउस के कर्सर से आप उससे हिला के बता दें इनको। भाई ये बताओ, जिसको समझ में नहीं आई है वो सवाल करे। समझ आ चुकी है? बहुत सारे, अच्छा जबरदस्त। देखो इसमें देखो हमारे साथ एक मसला ही बड़ा जबरदस्त आ रहा है सारे स्टूडेंट के साथ, कि सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मैं बाद में रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। कुछ स्टूडेंट समझ लें मैं इंटरनेट से सर्च कर लूंगा, ना वो रिकॉर्डिंग में देख पाते हैं, ना वो इंटरनेट पर सर्च पाते हैं, उनका जहन हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। तो इस वक्त ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप सवाल बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप कोई भी होंगा सवाल भी कर सकते हैं। तो
आप जो है वो यहीं पे सवाल करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आगे ना आगे के लिए मत रखें कि यार क्या होगा। आप अगर इसके अलावा कोई सवाल करना चाहते हैं एक भाई तो वो कर लो। सर ये जो Q3 है ये हम पूरा करने के बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, Q4 में तो प्रैक्टिस है ना सर? मुझे आपकी आवाज आखिरी में समझ में नहीं आई सर। मैं टाइप कर देता हूँ। हाँ चलो टाइप कर दो। अच्छा तो अब हम आगे जा ये सकते हैं बीच ना? में जो फिल्टर है, फिल्टर वो थोड़ा समझा दे। फिल्टर में मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि तुम फिल्टर में क्या समझना चाह रहे हो। मींस ये फिल्टर हम लगाते कैसे है? वेट, ये इसे वेट बोलते तो आता कहाँ से ये? अच्छा मुझे बताओ कि जो हमने Q2 में पढ़ा था उसमें वेट कहाँ से आते थे? वो तो असाइन होता था ना उसको वेट। हाँ भाई पहली ट्राई में तो वो रैंडमली असाइन होता था। हाँ तो बस यहाँ पर भी रैंडमली असाइन हो गया। सर मैंने रिप्लाई कर दिया चैट पे, आप मैसेज क्वेश्चन कर लिया, आप आंसर कर दीजिए काइंडली। हाँ भाई आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग अभी भी कर सकते हो, डेटा एनालिसिस वगैरह की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई फ्रीलांसिंग करने से पहले आप इनपुट पढ़ लिया करो। मेरे पास कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सवाल करते हैं कि सर ये वाला मसला आ गया, हम क्या करें, ये वाला मसला आ गया। जब तक आप लोगों को रिक्वायरमेंट पूरी तरह समझ में ना आए आप फ्रीलांसिंग के लिए मत करो। टीचर के ऊपर मत लो, टीचर के पास दूसरे काम भी होते हैं तो वो अक्सर जवाब नहीं दे पाते, फिर आप लोग नाराज होते हो। तो कोई भी चीज जब तक आपको 100% श्योर नहीं हो तो आप नहीं करो। फ्रीलांसिंग से पहले आप जो है वो अपवर्क के ऊपर या अपवर्क पे जाकर पुराने मतलब जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो देखकर पहले बना लो। अगर बना सकते हो तब उसके लिए बिड करो, वरना बिड नहीं करो। तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो अक्सर लोग जो है फाइवर वगैरह से उनको काम मिल जाता है लेकिन वो काम नहीं कर पाते, फंस रहे हैं वो लोग। तो जरा देख लो। हाँ तो वही काम पकड़ो जिसके बारे में 100% श्योर होकर कर दोगे और टाइमिंग में कर दोगे। सर आपके ख्याल में कौन से वाले काम पे हम फ्रीलांस कर सकते हैं इसमें? जो देखो काम तो आपके पास यही आएगा ना जो आपने पढ़ा हुआ है, जो Q2 में पढ़ा हुआ है, एक डेटा एनालिसिस का काम और मशीन लर्निंग का, यही काम कर सकते हो ना। लेकिन अगर डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के अंदर आप पहले देख लो कि यार वो काम आपको समझ में आ रहा है। असल में दुनिया के अंदर कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको समझना मसला नहीं है। क्योंकि हर किसी में क्या होता है, लूप होता है, फंक्शन होते हैं, कंडीशन होती है, यही होता है। असल चीज ये है कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन के अंदर। ये सबसे बड़ा मसला होता है। बाज़ वक़्त क्या होता है, उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको उस डोमेन को भी समझना होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपको बोला ये मेरा फाइनेंशियल डोमेन है, इसका मुझे जो है वो डेटा एनालिसिस करके मशीन लर्निंग, अब आपको उसकी फाइनेंशियल डोमेन नहीं पता और वो आपको समझा भी नहीं रहा है तो आप फंस जाओगे। तो आपको उससे ये काम पहले से क्लियर कर लेना है कि भाई आप मुझे फाइनेंशियल डोमेन दे रहे हो ना, आप मुझे समझाओगे भी, वरना मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। जी सर। तो इसलिए आप काम सारे कर सकते हैं डेटा साइंस के, लेकिन काम करो, देखो यार ये काम समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो इंटरनेट से हेल्प लो, इंटरनेट से नहीं आ रहा है तो फिर वो काम मत पकड़ो। और सबसे बड़ी बात ये टाइमिंग देख लो। बाज़ वक़्त क्या होता है, एक काम करना है, मिसाल के तौर पर आपको जो किताब में कैट्स एंड डॉग्स वाली एग्जांपल दी हुई है, जो है ये जरा सर माइक म्यूट कर। मैं भाई म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी जरा म्यूट करते रहे। आप जैसे कैट्स एंड डॉग्स की एग्जांपल है, कैट्स एंड डॉग्स के अंदर जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 4 दिन के बाद आप ये कर लोगे किसी तरह जुगाड़े वगाड़े मार कर। लेकिन अगर आप किसी का काम पकड़ रहे हो, वो काम कह रहा है मुझे 2 दिन में कर दो, तो आपको ये भी देखना है कि यार क्या काम ये 2 दिन में कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं, मैं उन कामों को नहीं पकड़ता। उसकी वजह ये कि मेरे पास टाइम नहीं होता करने के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही काम देखता हूँ जो मैं अपनी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पर अपनी इस किताब के अंदर आ सकते हैं। अपने अपने माइक जरा चेक करते रहे और म्यूट करते रहे बारी बारी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा ये काम जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये काम हमें अगर करना हो टेंसर फ्लो में
या कैरेस पे, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक मॉडल लिया जो कि सिक्वेंशियल है, ये हम Q2 में भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमने लेयर्स ऐड की जो हम Q2 में भी कर चुके हैं, लेकिन इस मरतबा जो लेयर्स ऐड कर रहे हैं उसमें कॉन्वेंट 2D कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास फिल्टर का साइज 32x32 है और इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन 0 है। इसके अंदर इमेज का शेप जो है वो 28x28x1 है, यानी 3D ये है। तो कॉन्वेंट के अंदर एक और फर्क ये है कि हम अपनी इमेज को फ्लैटन नहीं करते, बल्कि जो उसका शेप है उसी को रखते हैं। तो यहाँ पर इमेज का जो शेप है वो 3D है, तो हम 3D ही रख रहे हैं। इसके अंदर आखिरी वाली डायमेंशन के अंदर एक एलिमेंट है, अगर 3 हो या 4 भी हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, 3x3 का फिल्टर है, एक्टिवेशन 0 है और इनपुट जो है वो 3 है। ठीक है, ये हम इस तरह बना सकते हैं। दोबारा मैं इस इमेज के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर मेरे पास एक इनपुट इमेज है आई और उसको मैं मल्टीप्लर कर रहा हूँ अपने फिल्टर के से, तो मेरे पास जो आउटपुट फीचर मैप या आउटपुट फीचर इमेज आएगी उसकी डायमेंशन क्या होगी? सर आई की डायमेंशन से 5x5 -1 हो जाएगा कॉलम और रो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मेरा एक फिल्टर है तो एक फिल्टर जो है वो यहाँ पर आपको समझना है कि मेरे पास एक फिल्टर है, तो एक फिल्टर से एक इमेज के ऊपर अगर एक फिल्टर लगाऊंगा तो मेरे पास एक आउटपुट फीचर मैप आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ पर? ये मेरे एक लफ्ज पे गौर करना। एक इमेज के ऊपर एक फिल्टर लगाऊंगा तो मेरे पास एक फीचर आउटपुट मैप या एक फीचर आउटपुट इमेज आएगी। सही है जी। अगर मैं एक इमेज के ऊपर 32 फिल्टर लगा दूंगा तो कितनी इमेजेस आउटपुट के तौर पे मुझे मिलेगी? 32 मिलेगी। बस यही बात से याद रखना। तो मैंने यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक फिल्टर था। टेंसर फ्लो के कोड के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे 32 फिल्टर होंगे। 3x3 के 32 फिल्टर हैं। 3x3 के 32 फिल्टर है। अच्छा, ये 3x3 में एक चीज और जो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई है, अक्सर आप लोगों को जब एग्जांपल ढूंढने जाएंगे वहां पर एक चीज अक्सर मिसिंग होती है और वो होता है 22। इसके अंदर 22 जो है वो मिसिंग है, लेकिन वो यहाँ पर भी मिसिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टेंसर फ्लो उसको लेता है। इसका मतलब है कि टेंसर फ्लो ने आपके लिए जो फिल्टर बनाया है वो 3x3 यानी 9 एलिमेंट का नहीं है बल्कि 10 एलिमेंट का है। 3x3 + 1। Got it or not? जी सर। यस सर। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल पैरामीटर कितने होंगे? सर एक बार और समझा दें प्लीज। सर 5 320 हो जाएगा सर। हाँ, किसी ने मुझे कुछ बताया 3 कितने? 320 सर। 320 सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो मैंने आपको बताया था, अगर 3x3 की फिल्टर होगा तो आखिरी के 2 कॉलम और 2 रो गायब हो जाएंगी। तो मेरे पास इनपुट इमेज जो थी वो क्या थी? 28x28x1 की, और आउटपुट इमेज मेरे पास क्या हो गई है? 26x26x32 की। टोटल पैरामीटर मेरे पास 320 है। ये आखिरी में जो 32 है, ये समझ में आ रहा है सबको? सर नंबर ऑफ फिल्टर्स है ना? सर नंबर ऑफ फिल्टर नहीं है, नंबर ऑफ इमेज। दोबारा समझा दें। अब मेरे पास जो इमेजेस है ना, क्योंकि मेरे पास 32 फिल्टर थे, एक ही इमेज को मैंने जब 32 फिल्टर को बनाया तो आप मेरे पास एक ही इमेज की 32 कॉपीज बन गई हैं। उनको मैं एक साथ लगा दूंगा। सही है। जब मैं उनको एक साथ लगा दूंगा तो मेरे पास जो एक इमेज जो थी वो 28x28x1 की थी। वो एक इमेज को जब मैं 32 फिल्टर से गुजारूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो 26x26x32 होगा। ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूँ, जरा इस शेयरिंग स्टॉप करके दिखाता हूँ। तो ये 26 कैसे हुए? देखो ना यहाँ पर ये 5 कैसे हो गए, 7 से 5 कैसे हो गए? 28 से 2 कॉलम हट जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। इसका फॉर्मूला है n-f + 1। सही है, जबरदस्त। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ढूंढ रहा था तो इसलिए हिस्ट्री जो है ना वो
पे कहाँ चल गई? अच्छा भाई, ये मेरी वीडियो आपको वीडियो नजर आ रही है आपको? वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ आपकी चैट विंडो के ऊपर, ताकि आपको जो है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ए था, उसको हमने इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आप लोग इसको देखें, समझने की कोशिश करें। मेरे पास ये एक ही इमेज है, आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास इनपुट जो है वो विंडो है, लेकिन आउटपुट एक ही वैल्यू निकल रही है, एक एक वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर देखो, जब वो प्रोसेस कर रहा है तो यहाँ पर जो इनपुट है वो एक विंडो की फॉर्म में है सर, एक स्क्वायर लेकिन आंसर आउटपुट जो है वो एक ही वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है मेरे पास, सही है, एक पिक्सल के अंदर वैल्यू आ रही है। ये मैंने पहला फिल्टर चलाया है, ठीक है। इस वीडियो में 2 फिल्टर है, अब दूसरा फिल्टर चलेगा। सही है, अब मेरे पास 2 फिल्टर, एक ही इमेज थी और 2 फिल्टर लगाने के बाद मेरे पास आउटपुट कितने आ गए? 2 आ गए, सही है। अब चूंकि मेरे पास 2 फिल्टर थे और 2 आउटपुट थे, अब मेरा अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये 2 जो आउटपुट थे इनको मैं पाइल अप कर लूंगा, एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा। अब मेरे पास जो एक इनपुट थी उसके मेरे पास 2 लेयर आ गई है, यानी कि 2 डायमेंशन में एक और 2 डायमेंशन में ऐड हो गया ना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास 28x28x1 की इमेज थी, जब मैंने 32 फिल्टर लगाए तो वो जो इमेज का आउटपुट था वो क्या बन गया? 26x26x32। यहाँ पर मेरी इमेज थी, फर्स्ट करो 100x100 की, और मेरे पास फिल्टर थे 2, तो मेरे पास जब आउटपुट बना इस पूरे प्रोसेस के बाद वो बना 100x100। अच्छा, अगर फर्स्ट करो 3x3 का था तो 2 कम हो जाएंगे ना, तो आप बना 98x98x2, क्योंकि 2 फिल्टर है। अगर 32 होंगे तो 32 हो जाएगी, अगर 10 फिल्टर होंगे तो 10 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? यस सर। देखो, अगर किसी को कोई समझ में ना आए ना तो वो फटाफट सवाल कर ले, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात के लिए मत रखना कि यार बाद में मैं अपने दोस्त से पूछ लूंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, और जो है वो इंटरनेट से सर्च कर लूंगा। सर समझ में आ गई, सर आगे चले। अच्छा, आगे चले। सर अगर यहाँ पर सर अगर जैसे अच्छा, मैं आपको अच्छा जरा इसको आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये जो इनपुट इमेज है इस पे दोबारा 2 फिल्टर लगा रहा हूं मैं। अब मेरी जो इमेज है वो 2 डायमेंशनल हो गई है, उसकी डिप जो है वो 2 हो गई है, क्योंकि 2 फिल्टर थे। दोबारा मैंने लगाया, अब दोबारा मेरे पास 2 आ गए, सही है। अब मैं आखिरी के अंदर क्या करूंगा? आखिरी के अंदर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। यहाँ पर जो है वो डेंस लेयर वाला काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पुराना वाला जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था वो वापस आ गया। यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन करनी है, ये क्लासिफिकेशन हो रही है, ये काम सॉफ्टमैक्स से हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्वेंट का काम खत्म हो गया है और यहाँ पर पुराने वाले न्यूरल नेटवर्क का काम आ गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है कि जब आप अपना कॉन्वेंट वाला काम कर लेते हैं, 2 मेरी कॉन्वेंट की लेयर है, अभी मैं मैक्स कूलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम आगे चल के करेंगे। कॉन्वेंट की 2 लेयर है, तो मैंने यहाँ पर आखिरी के अंदर अपनी इमेज को फ्लैटन किया। फ्लैटन क्यों किया? क्योंकि आपको डेंस न्यूरल नेटवर्क के लिए फ्लैटन करनी पड़ती है आपकी इमेज। आपने फ्लैटन किया और उसके बाद एक और इमेज लगाई रीलो की और एक और लगाई सॉफ्टमैक्स की, तो आपके पास 10 वे क्लासिफिकेशन जो है आपके पास आ गई। यहाँ पर
एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई है कि 18496 कैसे आया है, तो उसके लिए आप फेसबुक के ऊपर चले जाए, ठीक है, और अनाउंसमेंट में जाएं। तो अनाउंसमेंट के अंदर ये वाली चीज मैंने यहाँ पर बताई दी है कि कैसे कॉन्वेंट की पैरामीटर होती है। जब अगली वाले लेयर में होंगी तो आपकी डिप काउंट होगी। हमारे पास जो फिल्टर है वो 3x3 का है, लेकिन इसके अंदर जो प्रीवियस लेयर का जो फिल्टर थे, नंबर ऑफ फिल्टर, वो भी आपको ऐड करने होंगे। तो इसलिए आपकी जो इमेज है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो 3x3 +1 नहीं होगी, बल्कि 3x3 मल्टीप्लाई बाय 32 फिर +1 होगी, और फिर उसमें करंट का जो है वो पैरामीटर डालेंगे तो आपके पास ये वाली इनपुट नजर आएगी। यानी आपने क्या करना है, जितना फिल्टर है, फिल्टर के अंदर जो है वो इसका जो आउटपुट आ रहा है 32 जो आ रहा है, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 64 से करना है, ये आप ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये देख लें। अगर कोई मसला हो तो आप फेसबुक के ग्रुप के ऊपर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई सवाल हो तो कर ले ताकि हम आगे चले। सर 0 पैरामीटर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मैक्स पूलिंग के अंदर पैरामीटर इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए 0 आ गए ना। अच्छा, सर आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आप आवाज आ रही है सर? अब आ रही जी सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। अच्छा जी, इस यहाँ तक आप लोग, उम्मीद है आप लोग ये सारी कहानी समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहते हो आप कर सकते हैं। हमने क्या किया है, सवाल ये था क्राइटेरिया है अंडर के इतना आपका डाटा हो तो आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाए, वरना नहीं। तो मतलब 5000 से ऊपर हो या जितना। भाई ये बात दोबारा बोलोगे, मुझे बात समझ में नहीं आई। क्या कोई स्टडी का क्राइटेरिया है कि अगर आपका डाटा जो इस अमाउंट तक हो तो आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाएं, वरना नहीं? इसका सवाल का रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा मुझे ना। सर मिसाल के तौर पर मेरे पास 2000 डाटा है, 2000, तो उस पर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाने चाहिए कि नहीं? ये तो Q2 का क्वेश्चन है ना। Q2 में आपने क्या सोचा था, क्या पता लगा आपको इस बारे में? उसमें तो ये था कि वो प्रेडिक्ट करके बताता है डाटा आपका जितना भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। नहीं देखो, ये एक हमारे जनरल क्वेश्चन है कि हमें मशीन लर्निंग इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं चाहिए। मशीन लर्निंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे डेटा कम हो या ज्यादा हो। आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि अगर हमारे पास डेटा कम हो तो उस पर कॉन्वेंट हमारे लिए ज्यादा हेल्प करता है और डेंस न्यूरल नेटवर्क हमारी हेल्प कम करता है। तो डेटा ज्यादा हो या डेटा कम हो, हम कॉन्वेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक इस मॉडल की समरी में यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ। यहाँ तक किसी और को सवाल करना है तो प्लीज पूछ ले यार। मैक्स पूलिंग समझाने क्या काम कर रहा है? मैक्स पूलिंग अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक ठीक है भाई। सर अच्छा भाई, क्योंकि अभी मैं दोबारा आपको वापस पीछे लेकर आऊंगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो हम इसको आगे पीछे चलते रहेंगे। ये घबराने की बात नहीं है। अगर मैं आगे निकल गया हूं तो आप बोले यार पीछे की चीजें सर ने क्लियर नहीं की। मैं आप लोगों को मैक्स पूलिंग की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मैक्स पूलिंग भी समझ में आ जाए। अच्छा सर, जिन लोगों की पहली क्लास है आज, उनको पिछली 2 वीडियोस का कोई लिंक मिल सकता है? यार मेरे ग्रुप में पड़ी भी, जाके देख लेना। चल, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए क्लास एक तरह से रिवाइज ही की है। तो इस मतलब जो पुराने वाले बच्चे हैं वो तो सो गए होंगे अभी तक, क्योंकि उनको इतनी बार मैंने समझा दिया है कि वो तो सब सो रहे होंगे।
अभी के अभी उठे होंगे तो बात कर सर लेंगे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोए हुए थे, सारा रिवाइज हुआ सोए हुए। पुराना अभी तक। ठीक है, तो अब हम मैक्स कूलिंग पे आ जाते हैं ताकि जरा से पुराने बच्चे को भी जगा दें हम। ठीक है, इन द कॉन्वेंट यू मे नोटिस दैट द साइज ऑफ फीचर मैप इज halved after every max pool 2D layer. For instance, before first movie tier ये 26x26 था, मगर मैक्स पूलिंग की वजह से ये 13x13 हो गया। That's a role of max pooling to aggressively down sample feature map, much like stride convention. हमने stride convention अभी नहीं पढ़ी है, अभी हम पढ़ेंगे। मैक्स पूलिंग की तरफ मैं ले आया हूँ। मैक्स पूलिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप डेटा जो है उसको उठाते हैं और उसके अंदर से एक विंडो बनाते हैं, जैसे हम कॉन्वेंट में विंडो बनाते हैं, इसमें भी विंडो बनाते हैं, और उसमें से उस विंडो में से जो मैक्स वैल्यू होती है वो उठा लेते हैं। ठीक है, और हमारी मोस्टली विंडो जो होती है इसके अंदर एक प्रैक्टिस है हमारी कि छोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको हाफ करना है, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो 26x26x32 है, आपको उसको 13x13 करना है, 32 तो रहेगा, 13x13 करना है, तो आप विंडो कौन सी लगाएंगे? 2x2 की। तो 2x2 की आप विंडो लगा देंगे, सही है, और स्ट्राइड भी 2 इस्तेमाल करेंगे, तो आपका डेटा जो है वो हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक इसके अंदर, देखो ये आप लोगों को तस्वीर नजर आ रही है ना मैक्स पूलिंग की? यस सर। अच्छा, इस तस्वीर के अंदर सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि मैं मैक्स पूलिंग कर रहा हूँ। मैक्स पूलिंग के अंदर मैं क्या करूंगा? वही वाला काम करूंगा जो कॉन्वेंट में कर रहा था। कॉन्वेंट के अंदर मैं कुछ और कर रहा था, यहाँ पर कुछ और करूंगा, लेकिन मेरा विंडो का स्टाइल वही होगा। मेरी विंडो जो है वो इस मरतबा मैंने, क्योंकि मुझे हाफ करना है, क्या करना है, डेटा को हाफ करना है। अगर 1/3 करना होता तो मैं 3x3 का लूंगा, 1/4 करना होगा तो 4x4 का लूंगा। तो ये बड़ा आसान है, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। मैं जो हूँ वो आधा करना चाहूंगा तो 2x2 की विंडो लूंगा। मैंने 2x2 की विंडो लिया। अब जैसे पहली वाली विंडो है 2x2 की, उसके अंदर मैंने क्या किया, 2, 15 और 0 और 100, इसके अंदर मैक्स पूल कर लिया। मैक्स पूल का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो बड़ी वैल्यू मैंने उठा ली। वो बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या निकली? 100, वो मैंने उठा ली। ठीक है, उसके बाद मैं राइट वाले पे गया, 28, 184, 70 और 38। इसके अंदर से मैंने सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो उठा ली, वो थी 184। फिर मैं नीचे वाले पर आया। अब यहाँ पर देखो मेरा स्ट्राइड है। स्ट्राइड का मतलब है मैं विंडो लेफ्ट से राइट पे कैसे मूव करूंगा, वो यहाँ पर 2 है। कॉन्वेंट के अंदर वो मोस्टली डिफॉल्ट में 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। यानी जितनी बड़ी विंडो है उतनी ही बड़े आप उसको मूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैक्स पूलिंग करते हुए अपनी विंडो को 1 कॉलम और या 1 रो मूव नहीं कर रहा, बल्कि 2 कॉलम और 2 रोज मूव कर रहा हूं। सही है, तो मैंने जो है वो स्ट्राइड 2 रखा हुआ है, यानी विंडो के साइज के हिसाब से। तो मैंने जो है वो अपना विंडो का जो साइज है वो 2x2 रखा हुआ है, और उसका मूव भी मैं 2x2 को कर रहा हूँ। इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्ट्राइड का, यानी हम स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग जो है वो हमारी 2 की है, तो मैं 2-2 करके स्लाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह मेरी जो मैक्स पूलिंग की वजह से मेरी जो पिक्चर थी 4x4 की, वो 2x2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये मैक्स पूलिंग है। लेफ्ट साइड अभी देखो, ये मुझे बताओ नेक्स्ट लेफ्ट साइड में कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। आ गई सर, ठीक है। अच्छा, राइट वाली साइड जो है वो ये कह रही है कि यार आपको मैक्स पूलिंग पसंद नहीं है तो एवरेज पूलिंग कर लें। एवरेज पूलिंग के अंदर क्या करते हैं, बजाय ये कि सबसे बड़ी वैल्यू उठाए, हम एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि हम 31, 15 और 100 का और इसका वो एवरेज निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरीकों से क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछिए भाई। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी कहानी चलेगी। तो ये 2 तरह की पूलिंग होती है, मैक्स और एवरेज। मैक्स और एवरेज, लेकिन अभी हमने किताब के अंदर मैक्स वाली ही की है। ठीक है सर, अगर किसी वजह से डेटा डिवाइड नहीं हो सके तो फिर क्या करेंगे?
अगर फॉर डेटा डिवाइड एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स 7/7 का नहीं, देखो हमारा जो मैट्रिक्स है वो 7/7 का वो कॉन्वेंट के लिए है। यहाँ पर जब हम मैक्स पूलिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें, जब मैं मैक्स पूलिंग करने जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर मैक्स पूलिंग करने जा रहा हूँ, कहाँ गई मेरी मैक्स पूलिंग? ये तो आउटपुट है, इनपुट कहाँ गया? जब मैं मैक्स पूलिंग करने जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मेरी विंडो का या मैक्स पूलिंग का जो विंडो है या फिल्टर है मैक्स पूलिंग का, उसका साइज क्या होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्वेंट में 7/7 रखा है तो यहाँ पर भी 7/7 रखे। यहाँ पे अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आपको ये खुद चूज करना है कि मेरी जो मैक्स पूलिंग है उसमें मुझे अपनी इनपुट या फीचर मैप का जो साइज है वो क्या रखना है। ठीक है, वो जो साइज है वो हाफ करना है, 1/3 करना है, 1/4 करना है। तो ये आपके ऊपर है। जैसे किताब के अंदर वाले ने हाफ कर दिया उसको, तो हाफ करने के लिए उसने 2/2 कर दिया। अगर आपको 1/3 करना है 3/3 कर दें। अगर आपको क्वार्टर करना है तो 4/4 कर दें। सही है भाई? तो इसका कॉन्वेंट के विंडो से कोई ताल्लुक नहीं, इसकी विंडो हम अलग बनाते हैं। सर 7/7 का अगर है मैट्रिक्स तो उस पर 2/2 का कैसे होगा? क्योंकि सर वो तो एक ऑड नंबर है और वो इवन नंबर है सर। नहीं यार देखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आपके पास देखो अभी भी जो विंडो है, अभी भी आपने एक चीज देखी कि आपके पास यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो 26/26 का है। सही है? और आपने 2/2 का कर दिया। जब आप 2/2 का करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 26/26 के अंदर हाफ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन वही वाली बात है, जहाँ पे विंडो रुक जाएगी, यानी मैं 2/2 करके चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं रुक जाऊंगा वहां छोड़ दूंगा। तो ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। ओके सर, बहुत समझ गया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा भाई, यहाँ पर अगर मैक्स पूलिंग किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है कि भाई मैक्स पूलिंग अच्छा अब यहाँ पर हाँ बोलो। मैक्स पूलिंग में जो आपने बताया कि 2/2 आपने तो दिया फिल्टर का साइज, इसमें आपने स्ट्राइड कहाँ दिया इसके इनपुट पे? इसका जो स्ट्राइड है वो डिफॉल्ट है। 2 असल में डिफॉल्ट है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो इसका स्ट्राइड डिफॉल्ट होता है। अगर 2 के अलावा देना तो हमें मेंशन करना होगा फिर। हाँ मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है सर। इसमें असल में नॉर्मली तौर पे हम जो स्ट्राइड रखते हैं वो विंडो के हिसाब से रखते हैं। मतलब जैसे 3/3 है तो हम स्ट्राइड भी, हमारा स्ट्राइड भी 3/3 हो जाएगा। अगर 4/4 है तो वही 4/4 हो जाएगा। ये स्ट्राइड तो जरा दोबारा बता दीजिएगा। स्ट्राइड का मतलब है आप अपनी विंडो लेफ्ट से राइट पे कितनी मर्तबा लेके जाते हैं। जैसे कॉन्वेंट के अंदर स्ट्राइड 1 होता है ना, आप एक एक कॉलम राइट पे खसकते हैं। आप चाहे तो स्ट्राइड 2 कर देंगे, 2 कॉलम आगे चला जाएगा। तो मैक्स पूल के अंदर स्ट्राइड की जो लेंथ होती है वो अमूमन हम वही रखते हैं जो हमारे फिल्टर की लेंथ है। यानी अगर फिल्टर 2/2 है तो हम 2 रो और 2 कॉलम मूव करेंगे। और अगर मैक्स पूलिंग की विंडो जो है वो 3/3 है तो 2 कॉलम और 2 करते हैं। सही है? ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर ये वाली चीज आप लोगों को ये पढ़नी है और ये समझनी है कि यहाँ पर इन 2 का मतलब क्या है। यहाँ पर ये बता रहा है ये जो फायदे जो हैं ये मैं आगे बताता हुआ आपको चलता हूँ कि हमारे पास 2 फायदे हैं कॉन्वेंट का। उसका सबसे पहला फायदा क्या है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। भाई ये किताब पढ़नी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, किताब नहीं पढ़ते, इंटरनेट पे वीडियो देख लेते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं, दोस्तों से बातें कर लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं, लेकिन किताब नहीं पढ़ते। किताब पढ़ लो और जो चीज किताब में समझ नहीं आए वो फिर इंटरनेट पे सर्च कर लो। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आपको ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप सर्च कर लो। सर ये पीछे जो है ना, ये काफी लोगों के माइक ऑन है तो वो घर की आवाजें भी आ रही हैं। काइंडली उन्हें कहें कि बात करने के बाद खुद ही अपना म्यूट कर लें, वरना वो अननेसेसरी आवाजें आती रहती है, डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, मैं सब भाइयों को दरखास्त करूंगा कि आप लोग जरा अपना माइक जो है वो म्यूट करते रहा करें, गाए बगाए चेक करते रहा करें, तो ये आवाज़ें जो है वो ताकि बीच में से नहीं आए। अच्छा, तो ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट जो है वो आपको देखना है कि भाई ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या होता है। तो आप ये जाके चेक करेंगे कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या होता है, आप यहाँ पे जाके देख लेंगे। ठीक है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट की पूरी कहानी है जो आपको समझ में यहाँ पर नहीं आ रही है। और अगर नहीं आ रही है
तो अब आप फिर टीचर से सवाल कर लेंगे, सर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या होता है? फेसबुक पे पेज पर 90% कोशिश करें फेसबुक पे पोस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए, आफ्टर लर्निंग द सर्टेन पैटर्न इन द लोअर राइट ऑफ द पिक्चर द कॉन्वेंट कैन रिकॉग्नाइज इट एनीवेयर फॉर द अपर राइट। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बिल्ली की तस्वीर है, बिल्ली एक पिक्चर के अंदर नीचे की तरफ आ रही है और वही बिल्ली की तस्वीर ऊपर की तरफ आ रही है, तो कॉन्वेंट उसको ज्यादा आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन जो मेरा डांस लेयर है वो नहीं करता। मतलब डांस लेयर के लिए एक बिल्ली की तस्वीर जिसमें बिल्ली का मुंह नीचे है, तस्वीर के नीचे है, और एक तस्वीर जिसमें बिल्ली का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है, दो अलग अलग तस्वीरें। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, आर न्यू करके, सही है। तो ये आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने वालों को तो बताता रहता हूँ, लेकिन नए वाले जो हैं वो इसको लाइन बाय लाइन पढ़े। यार इसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ लें। और फेसबुक का जो ग्रुप है AI अनीस अहमद, उसको फॉलो करते रहे। मैं अक्सर जो है वो रात को 9 बजे जरूर चेक किया करें। मैं क्या करता हूँ 9 बजे जो है और उससे पहले जो है वो अक्सर एक जूम का सेशन जो है अगर मुझे लेना होता है तो मैं वो सेशन जो है वो उस सेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं जूम का सेशन लेने वाला हूँ, वो एक अनऑफिशियल सेशन है, उसमें कोई भी शख्स आकर सवाल कर सकता है किसी भी वक्त में, किसी भी टाइमिंग में, तो आप उसमें आकर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये किताब जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ें और इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वो पढ़ लें, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है विजुअल वर्ल्ड इज फंडामेंटली ट्रांसलेशन अनवेरिएंट। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि कोई इमेज के अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो पूरी इमेज में कहीं भी लोकेट होगा, कॉन्वेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेगा इक्वली। हाँ, और ये विजुअल वर्ल्ड का मतलब यही है कि हम जब कोई चीज देखते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो एक ये मेरे पास किताब है। अब इस किताब के अंदर से मुझे कोई तस्वीर है मिसाल के तौर पर, उस तस्वीर के अंदर जो है वो मुझे चूज करना है कि यार बिल्ली जो है वो कहाँ पर है। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो इमेज के किस सेक्शन में है, बल्कि मैं देखूंगा कि उसके फीचर्स क्या क्या है। अगर मैं आप लोगों को नीचे लेके जा रहा हूँ, ये नए वालों के लिए भी है, वो जाग जाए थोड़ा सा, मैं उनको नीचे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे ये बिल्ली है, ये बिल्ली के हमें फीचर देखने हैं कि उसके कान कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं और उसकी ये नोज कैसी है, ठीक है। देख लो ये वाले कान का ये शेप है, हम इस शेप से, इस आंखों के शेप से और ये इसकी नाक के शेप से जो है वो बिल्ली को हम पहचानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इस तरह की भी बिल्ली होगी तो मैं पहचान लूंगा ये बिल्ली की तस्वीर है। पहचान लेंगे ना भाई, बिल्ली लग रही है ना ये भी। यस सर। तो हमने जब सर चमगादड़ भी लग रहा है यार, ये चमगादड़ नहीं लग सकती। आपने इसका मतलब है चमगादड़ की इमेज देखी नहीं यार। नहीं सर, ये चमगादड़ भी लग सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। कितनी है सर? ऑलमोस्ट 50% तो है। अभी देख लेते हैं चमगादड़ की भी। नहीं, ये तो आप फ्लाई ओवर में देख रहे हैं ना। अगर आप बिल्कुल फेस में करीब से देखेंगे, एक मिनट, वही में फीचर मैप, आउटपुट फीचर मैप। थोड़ी वो कुत्ते से भी। हाँ देखो, असल में वही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जैसे ये चमगादड़ है ना, आप इस चमगादड़ को हम किस तरह मैप कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये वाली चीज। अब आप जब भी बिल्ली देखेंगे तो बिल्ली के कान तो आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आप ये इसके जो विंग्स हैं, इस विंग्स से आपको पहचानना है कि यार ये चमगादड़ में और बिल्ली में क्या फर्क है। तो कॉन्वेंट जो है वो इस चीज के अंदर बड़े आराम से ये मैप कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में देखें ये एक हिरन है। अब इस हिरन के अंदर कान जो है, कान आप देख रहे हो, कान जो है वो बिल्ली के कान से काफी मैच कर रहे हैं, सही है। और नाक भी शायद मैच कर रही है, लेकिन आंखों का शेप और जो इसके ऊपर की जो एजेस हैं वो डिफरेंट है। तो अब इसकी जो फीचर मैप है, ये इसका फीचर मैप और जो मेरी बिल्ली का फीचर मैप है वो आपस में नहीं मिल रहा। अगर वो मिल जाए तो हो सकता है हम गलत प्रेडिक्ट कर दें। सही है सर, समझ गए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर
और जरा मैं नीचे चला जाऊं मैं आप लोगों को। सर काइंडली पार्टिसिपेंट की विंडोज बंद कर दें, मजा नहीं आ रहा सर। ठीक है। अच्छा सर, ये इसके कोई ऐसे हैंडआउट्स या सिंपल नोट्स बने हुए हैं जिस तरह पिछले हमारे ऑनलाइन के अंदर कुछ नोट्स बने होते थे एक्सट्रैक्ट करके, ताकि रिव्यू करने में आसानी हो जाए? देखो जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उसमें ज्यादातर काम आपका कोडिंग का हो रहा था ना जी। ठीक है, तो जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग के लिए तो आपको ऑनलाइन नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर अगर आप मेरे फेसबुक के ग्रुप पे जाएं तो इसके कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएंगे, अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट में सर मैंने ज्वाइनिंग की एक रिक्वेस्ट दी हुई है, उसको अपलोड कर दें। बिल्कुल अपलोड कर देंगे, बिल्कुल चेक कर लेंगे। ये आप देखें कि यहाँ पर जो है वो आप थोड़ा नीचे नीचे जाएंगे, शायद फाइल सेक्शन का गया भाई। सर ऊपर निकल गया शायद। सर आपका अच्छा स्टूडेंट बनने का प्रोसीजर क्या है सर? या आप बोले हाँ यार ये अच्छा बच्चा है? गाना सुनाओ सर, गाना। किताब रट लो। ठीक है सर, किताब इंशाल्लाह रट लेंगे सर। चलें सर, मैं किताब रट के आपसे ना वो पूछता रहूँगा। अच्छा स्टूडेंट बनना है सर, बिकॉज आई लाइक द टीचिंग स्टाइल ऑफ योर्स। सर फॉलो अप पूछना ये जो यार मैं वो किसी के पास जो पुराने स्टूडेंट हैं वो यहाँ ये देखो, ये यहाँ पर देख लो, ये शायद एक ये इमेज थी। हाँ ये 22 मार्च की है और ये 12 मार्च की है, ये 22 मार्च की है ना। तो ये 22 मार्च वाली भी इमेज अपलोडेड है। और यार कोई पुराना स्टूडेंट जो है वो शेयर कर सकता है वो जो कोड थे इसके अंदर टेक्स्ट विंडो के ऊपर कोड शेयर कर दे जरा। ओके सर, भेजता हूं सर, एक मिनट भेज। हाँ कोड मैंने शेयर किए हुए। दूसरी बात ये थी कि यार जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते थे तो ऑनलाइन पढ़ाने के अंदर एक मसला ये होता था कि हम किताब जो है ना आपको डायरेक्ट बता नहीं सकते थे। उसमें डर ये होता है कि अगर वो वीडियो किसी ने देख ली और उसमें किताब का रेफरेंस या आ गया तो ऑथर जो है वो पकड़ सकता है कॉपीराइट की वजह से। तो ऑनलाइन के अंदर हम बहुत सारी चीजों को बताते नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बता नहीं रहे कि किताब कौन सी है ये वो, लेकिन आपको किताब पढ़नी है। इस किताब के अंदर सबसे अच्छी बात ये कि एक एक चीज बहुत डिटेल में लिखी हुई है। नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार टीचर के नोट्स आप सिर्फ आखिरी में रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है ना तो इस किताब को पढ़ना है। ये जो किताब का एक पूरा चैप्टर है ना, इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो बंद है कि यार ये एक एक चीज इसके अंदर डिफाइन की हुई है। मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इसके अंदर जो है तो बताया गया कि बिल्ली किस किस शक्ल में है और कुत्ता किस किस शक्ल में है। और इसके अंदर जो है वो आगे जाकर मैं एक चीज ढूंढ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हमने एक और काम किया हुआ है जो अभी आगे जाके हम अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वो नजर आ जाता मुझे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि किताब ये इसके अंदर डेटा आर्गुमेंटेशन, जो डेटा आर्गुमेंटेशन है इसमें देखें हमने क्या किया है कि एक बिल्ली थी, ये बिल्ली की एक्चुअल तस्वीर है, सही है जी सर। अच्छा टेंसर फ्लो के अंदर हमने क्या किया, डेटा ऑगमेंटेशन किया, यानी कि एक ही बिल्ली की जो तस्वीर थी उसको डिफरेंट एंगल के अंदर चेंज कर दिया। तस्वीर एक ही है लेकिन हमने क्या किया, एक तस्वीर की 4 अलग अलग कॉपीज बना दी। सही है, अब हमारे पास एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक तस्वीर की हमने 4 कॉपीज बना दिया। तो कॉन्वेंट जो है वो एजिस की वजह से इन तस्वीरों को मैच कर लेगा, लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये डेंस लेयर के लिए 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन कॉन्वेंट के लिए एक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि इस चैप्टर के अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे, और ओवरफिटिंग कैसे दूर होगी और ऑगमेंटेशन कैसे होगी, जनरेटर कैसे काम होगा। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो ना सिर्फ आपका कॉन्वेंट बहुत अच्छा हो जाएगा बल्कि साथ साथ जो है वो आपका जो है वो न्यूरल नेटवर्क की कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम आप उसको यूज कर रहे हैं ना जो कॉन्सेप्ट पढ़कर आए थे। ठीक है,
तो मैं आपको कह रहा था कि आपको जो है इस चैप्टर का एक लफ्ज पढ़ना है, कोई लफ्ज छोड़ना नहीं है। और अगर कई बार भी कोई मुश्किल हो तो आप जो है वो मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर सवाल कर लें, सिलेक्ट के पे सवाल कर लें, और रात को सेशन के अंदर भी सवाल कर लेंगे। सर ये वाला पेज के अंदर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, तो हमें बता। सर वो मैंने ग्रुप पे डाल दिए सर, वो कोड वगैरह, तो कहने का मतलब उस पे जूम पे चैट पे देखो भाई, जूम के चैट के ऊपर आप देख लें, रमीज सिद्दीकी ने 2 आपको कोड दिए हुए हैं। वो कोड आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें, और उसमें कोई मसला हो तो आप बता दें। ठीक है। और यहां तक अगर किसी को कोई ये जो 2 टॉपिक है ये वाले, और सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सर मैं कोशिश करूँगा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये खैर इस दफ़ा तो मेरा पहला सेशन है, मैं नेक्स्ट वीक तक कोशिश करूँगा इसके कोई हैंड आउट बना लूँ और मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। कोशिश। देखो मेरी बात सुनो जी सर। डेटा साइंटिस्ट बन के जब तुम हैंड आउट बनाओगे तो क्या करोगे? सर उसमें जब पेपर एग्जाम देना है तो उसमें एक दफा रिव्यू जब करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्ट जो है वो हमेशा ध्यान में होता है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि आपके जो हैंड आउट है ना वो आपके लिए तो अच्छे हैं और शायद मेरे लिए भी अच्छे हो, लेकिन अगर मैं किसी और स्टूडेंट को हैंड आउट दूंगा तो वो क्या करेगा कि इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ेगा बल्कि आपके इस पैराग्राफ के हैंड आउट को पढ़ लेगा। उसकी वजह से हाँ सही है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है सही। उसकी वजह से क्या होगा कि वो इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ सकेगा। सही है वो हाँ, तो इसलिए मेरे साथ ये मजबूरी है कि मैं हैंड आउट नहीं देता। हैंड आउट देने से कहानी आसान हो जाती है, टीचर के लिए पढ़ाना आसान होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट को मजबूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई एक एक चीज जो है वो इसकी देखो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉन्वेंट वर्ड स्लाइडिंग दिस विंडो 3x3 और 5 और 3D इनपुट फीचर मैप स्टॉपिंग एट एवरी पॉसिबल लोकेशन एक्सट्रैक्टिंग 3D पैच ऑफ द सराउंडिंग फीचर हाइट विड्थ एंड इनपुट डिप्थ each such 3D patch is then transformed by tensor product with the same learned weight column into a 1D sector of shape। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो मुझे बताएं कि इसके अंदर ये 1D सेक्टर ऑफ शेप इसका मतलब क्या है? सर ये अभी एक दफा फिर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो पुराने वाले तो बता दो। सर फ्लैटन करना है, बताओ। हाँ फ्लैटन, चलो फ्लैटन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। फ्लैटन ये अभी कॉन्वेंट के अंदर है ना, कॉन्वेंट में फ्लैटन नहीं करते हैं। 3D पैच में से वो जो वैल्यू है ना फिल्टर होकर 1D। दोबारा बोलो भाई। दिखाया था ना कि 7x7 का था, तो उसमें से हमने फिल्टर होके जब वो 3x3 का होता था तो वो 1 में चला जाता, वो 1D। हाँ भाई, और भी बताना चाह रहा है? ये भाई ने जो बात बोली है सही बोली नहीं बोली? सर वो जो फीचर मैप जो मतलब जो विंडो हमारी इनपुट लेती है वो आउटपुट तो सिंगल वेक्टर देती है ना, तो उसके बारे में बताएंगे। हाँ यही चीज बिल्कुल सही है। देखो अगर अभी जो हमने डिस्कस किया था उसी चीज को इसने अपने अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ टीचर की बात तो सुन ली लेकिन बाद इस किताब को नहीं पढ़ा, तो हमें एक और तरीके से वही वाली चीज बताई गई है। इसमें किसी दूसरे तरीके से वो ये कह रहा है कि भाई हर मर्तबा हमारे पास एक 3D पैच होता है। 3D पैच के अंदर क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, वेट मैट्रिक्स, जिसको हम कॉन्वोल्यूशनल कर्नल भी कहते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया, हम जिसको इतनी देर से फिल्टर कह रहे थे उसको इसने कॉन्वोल्यूशनल कर्नल का भी नाम दे दिया। उसने बोला कि भाई जो मैंने आपको बताई थी वो भी यही कर रहा है कि भाई आप क्या करोगे, फिल्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे इनपुट से और उसके बाद वो सारा प्रोसेस अप्लाई करोगे, सम करोगे, रीलो में से गुजारोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक वैल्यू होगी। तो यही चीज ये भी कह रहा है, ये अपने स्टाइल से कह रहा है। अब अगर आपने मेरी बात भी समझ ली और इस पैराग्राफ के अंदर इस चीज को भी समझ लिया, अब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉन्वोल्यूशनल का। अब आप कॉन्वोल्यूशन के अंदर हर जगह पे जाकर कुछ भी कर सकते हो। सर ये बताएंगे कि जो ये बुक की सर ये हार्ड कॉपी सर मिल सकती है इन अभी जैसे करंट सिचुएशन के अंदर कहीं सोर्स पे यार अवेलेबल रहेगी उस पे सर?
ये तो हमारे पास ये पिछले क्वार्टर में भी थी, डीप लर्निंग विद पाइथन, वही है किताब। वही किताब है। किताब तो वही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हार्ड कॉपी चाह रहा हूँ ताकि उसको पढ़ने में। देखो अगर आप मेरा फेसबुक ग्रुप पे जाके ढूंढोगे ना, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पर एक तौसीफ भाई हैं और एक और भाई हैं, 2 लोग हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आपको वो किताब की हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको पैसे दे दोगे, वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आजकल लॉकडाउन के अंदर वो देंगे ये मसला है। ठीक है सर, करीमाबाद से 500 रुपए में फोटोकॉपी हो जाएगी, लेकिन सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है। है। एक बात बताएं, आप लोग आईटी कर रहे हैं, सॉफ्ट चीजों पे काम करेंगे और हार्ड कॉपी की जरूरत को आप अपनी ट्रांसफॉर्म करके सॉफ्ट कॉपी पे कीजिए, ताकि आप लोग स्मार्टली एक्ट करें और फिर जो फ्रीलांसिंग पे भी करें। ये सब आपकी प्रैक्टिस है, क्या ख्याल है सर? हाँ, मेरे ख्याल से देखो, मेरे लिए हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल है कि यार वो हार्ड कॉपी के अंदर हाइलाइटर के मदद से मार्क कर करके कर रहा है, तो दिस इज फाइन। आपके लिए जो भी कन्वीनियंट हो आप ये कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार कंप्यूटर पे पढ़ना ज्यादा आसान होता है। और खुसूसन मैं क्या करता हूँ कि कोई भी पीडीएफ होती है उसको मैं क्या करता हूँ, गूगल में खोल लेता हूँ। मतलब देखो, मैंने अपनी इस वीडियो को गूगल में खोला हुआ है। अब मुझे कोई चीज समझ में नहीं आएगी ना, जैसे यार मुझे नहीं पता कि यार ये जो है कॉन्वोल्यूशनल कर्नल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और ये यहाँ पे सर्च करा लूंगा। अब ये वाली जो फैसिलिटी है ना, ये इवन एडोब रीडर में भी नहीं मिलेगी मुझे, और हार्ड कॉपी में तो मिलेगी नहीं ना। तो अब मैं यहाँ पर देख लूंगा कि यार इसका मतलब क्या है, what is convolution? Convolution using a kernel to extract certain feature from the input. A kernel is a matrix. ये वो पूरी कहानी। तो मुझे इससे क्या होता है, जब मैं चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मुझे इससे ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये मेरी अपनी प्रेफरेंसेस है, लेकिन आप लोग मेरे ग्रुप पे चले हैं, वहां पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा नीचे की तरफ जाकर, शायद तौसीफ ढूंढो, TAUSEEF, तौसीफ खत्री ढूंढ लेना शायद, तो वो आपको उसको आप फेसबुक पे पूछ लेना कि भाई क्या हार्ड कॉपी मिल सकती नहीं मिल सकती। अगर उसका ऑफिस खुला हुआ या उसकी जो शॉप है वो खुली भी हुई और वो आपको हार्ड कॉपी बता देगा, पैसे वैसे पूछ के, तो हो सकता है आपको हार्ड कॉपी मिल जाए। ठीक है, लेकिन पढ़ना है आपको ये, ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? ये वाली सर एक आप वापस से रिपीट कर सकते हैं? ये कन्वोल्यूशन कर्नल का थोड़ी है ना कंफ्यूजन हो रही है। देखो वो फिल्टर समझ में आ गया? फिल्टर? जी सर। अच्छा, अब फिल्टर को कन्वोल्यूशनल कर्नल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? जी जी सर। सही है ना, यानी कि जैसे लैपटॉप है उसको नोटबुक भी कहते हैं ना जी। बस का फिल्टर को कन्वोल्यूशन कर, दोनों एक ही चीज है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली चीज समझ में आ रही है? तो मैं आउटपुट आई जे कॉलन कम्स फ्रॉम द 3D पैच दिस द फुल प्रोसेस रिजल्ट फिर 554। ये वाली चीज समझ में आ रही है? आउटपुट आई जे कॉलन, इसका मतलब क्या है? मतलब तो आई का मतलब तो हो गया कि रॉस, जे हो गया कॉलम, और कॉलन हो गया तमाम चीजें, सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सही है। एक आपको वेक्टर मिला हुआ है, ये देखो ये वेक्टर है, वेक्टर, ये मैट्रिक्स नहीं है। जी जी, ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है आपको डिप्थ इसमें कितनी भी होगी, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो एक ही है। आई कॉमा जे का मतलब क्या है? आई रो के ऊपर जे कॉलम, आई रो के ऊपर जे कॉलम, यही है ना? जी सर। समझ रहे हो ना? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ये आई कॉमा जे का मतलब है आई लोकेशन के ऊपर आई रो है और जे कॉलम है, यानी इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट की बात कर रहा है। उस एक एलिमेंट में डिप्थ कितनी भी हो, लेकिन उसमें रो और कॉलम एक ही है, यानी एक एलिमेंट है, सिंगल सेल है। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट। अब ये कैसे निकाल रहा है? क्या कर रहा है? इसके अंदर बताया, इनपुट के अंदर क्या करेगा? i-1 और i+1। तो i की कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर i की वैल्यू है 3, तो 3 में से एक माइनस कर दो, क्या होगा? 2 से लेकर ये 4 तक जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। और इसी तरह रो में भी क्या करेगा? 2 से लेकर 4 तक जाएगा, और जितनी भी डिप्थ है वो सब उठाकर लेकर आ जाएगा।
जिसको इसने 5.4 के अंदर भी ये बताया है। अब इस पाइथन की नोटेशन को इस तस्वीर की मदद से देखो। इस वाली तस्वीर के अंदर तुम लोगों को समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? किसी को ये तस्वीर के ऊपर कोई तबसरा करना है तो कर दे। सर काफी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर लग रही है माशाल्लाह। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये नहीं है, इसमें ये है कि जो शुरू में बड़ी वाली इनपुट फीचर मैप की पिक्चर है उसके अंदर वो जो ग्रे कलर का बॉक्स दिखाया हुआ है उसको अलग अलग 3 इसने पैचेस बनाए हैं, 3 पैचेस, और उनके दरमियान जो सेंट्रल है उसको आउटपुट डेप्थ में ट्रांसफॉर्म पैचेस में बना के सिलेक्ट किया गया और नीचे उनको कंबाइन कर दिया गया। सर अच्छा, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखो ये कहानी वही वाली जो इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं ना। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई आपकी जो इनपुट तस्वीर है उसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 और 5 by 5 की एक तस्वीर है, लेकिन इसमें डिप्थ 1 की जगह अभी तक हमने जितने भी कॉन्वेंट पढ़े उसमें डिप्थ 1 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि डिप्थ 2 है, इनपुट डिप्थ 2 हो गई है। ठीक है, यानी कि ये जो इमेज है हमारे पास इनपुट फीचर मैप जो है, इसको हम नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है 5 by 5 by 2 का है। और हमारा जो उसमें से हमें पैच कितना निकालना है, पैच हमें निकालना है 3 by 3 का पैच निकालना है हमें। ठीक है, तो हमने इस 5 by 5 में से 3 by 3 का एक पैच निकाला और उसके बाद हमने जो है वो उसको आपस में, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना, आपस में मल्टीप्लाई किया फिल्टर के साथ। फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको पैचेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पे कितने पैकेज थे, एक पैच चाहिए था, एक पैच चाहिए था, एक पैच चाहिए था। इस पैच से एक वैल्यू निकली, इस पैच से एक वैल्यू निकली, इस पैच से एक वैल्यू निकली, 3 वैल्यू निकली। इन 3 वैल्यू को हमने यहाँ पर जमा करना शुरू किया, एक लेयर बना दी। ठीक है, इन तीनों लेयर्स के ऊपर लाकर हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा दी। ये 3D प्रोसेस है, तो ये 2D में इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें वही हो रहा है कि हमने ये अपने डेटा को जो है उसके अंदर से डेटा को निकाला, डिप्थ निकाली, और डिप्थ निकालने के बाद उसको दोबारा यहाँ पर 3 by 3 के क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। सर ये हमारा यही आउटपुट फीचर मैप है, ये आउटपुट फीचर मैप। यही चीज देखो यहाँ पर बता रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक आउटपुट वेक्टर निकलेगा i, j और कॉलन का, यानी सेल एक ही होगा, सेल एक ही होगा, लेकिन डिप्थ कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी देखो सेल एक ही है, सेल जो है जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूँ यहाँ सेल एक ही है, लेकिन डिप्थ 3 है। यहाँ पे सेल एक ही है लेकिन डिप्थ 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिप्थ जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन आपके पास सेल जो है वो एक ही है। तो ये क्या कर रहा है, इस डेटा में से फीचरिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है और एक नया आउटपुट फीचर मैप बना रहा है। यह आउटपुट फीचर मैप आपके इनपुट फीचर मैप के साथ छोटा है, यानी कि ये 5 by 5 का था, ये 3 by 3 का, लेकिन यहाँ पे डिप्थ बढ़ गई है। यहाँ पर जो इनपुट थी वो 2 थी, यहाँ पे इनपुट कितनी हो गई है, 3 हो गई है। 3 क्यों हो गई है, क्योंकि मेरे पास 3 पैचेस थे। तो 3 पैचेस के जब मैं डेटा लाके मर्ज करूंगा, जो हमने वीडियो में भी देखा और जो हमने अभी पढ़ा भी है कि जितने हमारे पास फिल्टर होते हैं, हमारे पास आउटपुट फीचर मैप का जो डिप्थ होती है वो फिल्टर पे बेस करती है, इनपुट पर बेस नहीं करती। तो हमारे पास जो इनपुट फीचर है वो जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ठीक है जी। सर ये डेप्थ में आखिरी ब्लॉक है, ये बायस का है क्या? नहीं, ये 3 हमारे पास तीन पैचेस है ना, 3 by 3 के। 22 तो हमारा यही पर ऐड हो जाएगा ना, जब ये डॉट प्रोडक्ट विद कर्नल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फिल्टर और आपका इनपुट मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद सम होगा, सम होने के बाद 22 ऐड हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब 22 यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ तो ये डिप बता रहा है। सिंपल समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि अगर आपको जितने पैचेस है, यहाँ पर 3 पैचेस है यानी 3 फिल्टर है, तो यहाँ पर आपकी जो डिप्थ है वो भी 3 होगी। ठीक है सर, ये सारा काम हम टेंसर फ्लो पे कर रहे हैं ना सर, 2.0 पे? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर देखें
note that the output width and height may be different from the input width and height. They may be different for the two reason. Border effect जो अभी हमने डिस्कस किया था, border effect भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है, हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो border effect हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सही है भाई। यहाँ तक ये वाली तस्वीर सबको समझ में आ गई? कोई बंदा फंसा हुआ है तो पूछ ले। मैं अगेन आपको बोलूंगा कि आपको बाद में सिर्फ किताब पढ़नी है, अगर कोई बात है तो अभी पूछ लो, इस चक्कर में मत रहना कि यार वीडियो पे जाके देख लूंगा या दोस्त से पूछ लूंगा या इंटरनेट पे सर्च कर लूंगा। सवाल करो और आगे बढ़ो। सर ये इनिशियल इमेज में जो डायमेंशन थी वो 5x5/2 की थी, यानी कि 5x5 मतलब 25 थे एक लेयर पे ना एलिमेंट। जबकि हमने ब्रेक किए हैं उसको 3 पैचेस में, तो उसमें 3x3 के 3 बन रहे हैं, तो 3x3 के मतलब हुआ 9 थे 27 एलिमेंट आ रहे हैं एक लेयर में, जबकि वहाँ एक लेयर में 25 थे ओरिजिनल में। सही है, तो आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी इनपुट क्या थी। कॉन्वेंट में और डेंस में फर्क ये होता है कि कॉन्वेंट के अंदर जो आपका आउटपुट फीचर मैप होता है वो बेस कर रहा होता है फिल्टर के ऊपर। तो हमें इससे ये नहीं देखना यहाँ पर अगर डिप जो है वो 4x4 होती, कुछ भी होता, हमारे पास एक बात याद रखना है, जब एक फिल्टर एक विंडो के ऊपर चलेगा तो उसका रिजल्ट एक ही आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगी, क्या आपको याद रखना है। तो वो जो सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ, ये हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे जो आउटपुट है, इस जब कॉन्वेंट बी का आउटपुट है वो 26x26/32 होगा। 32 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास 32 फिल्टर है। तो हमारी जो डिप्थ है, हमारी डिप्थ जो है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फिल्टर पर। हमारी जो डिप्थ है वो ये डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ इनपुट डिप्थ के ऊपर। इनपुट डिप्थ कुछ भी हो, हमारे पास नंबर ऑफ जो डिप्थ होगी वो 32/32 या कोई भी उसकी होगी, वो नंबर ऑफ फिल्टर के ऊपर बेस करेगी। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। ये आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि आपके पास जो आउटपुट डिप्थ आ रही है उसका ताल्लुक जो है वो आपके नंबर ऑफ फिल्टर से होता है। जितने फिल्टर होंगे उतनी डिप्थ होगी। उसकी वजह यह है कि आपका जो आपका जो फिल्टर है वो जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके पास इनपुट डिप्थ कितनी भी हो, आउटपुट जो है वो सिंगल वैल्यू होगी। ये बात समझना है आपको। सर दोबारा सर समझ गए सर। पैरम का मतलब क्या होता है? वो जो हमने ऊपर इमेजेस दिखाई थी, आउटपुट क्या, कि पैरम लिखा हुआ है, 20 पैरम मींस रिजल्ट। हाँ सही है। मैं एक बार तब और याद दिलाने के लिए, कुछ लोग मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। उनको एक बार और घुमाने के लिए, ये वाली चीज आप लोगों को, ये वाली तस्वीर समझ में आ रही है? यस सर। इस वाली तस्वीर के अंदर ये जो भी रिजल्ट होगा, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जब हम सम कर देंगे तो यहाँ पर इनपुट डायमेंशन कितनी भी हो, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपको सम लेना है। तो सम लेने के बाद सारी डायमेंशन सब खत्म हो गई, आपके पास सिंगल वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इस प्रोसेस से आउटपुट निकलेगा वो एक सिंगल वैल्यू है। तो ये जो सिंगल वैल्यू है उनको आप आपस में मैप कर देंगे। तो आपके पास जितने फिल्टर होंगे, अगर आपके पास 4 फिल्टर होते तो यहाँ पे डिप्थ 4 होती। सही है। तो ये जब हम 5x5 के ऊपर 3x3 का फिल्टर चलाएंगे तो आपके पास हाइट और विड्थ वो तो 3x3 की रह जाएगी ना, क्योंकि 2 खत्म हो जाएंगी। ये तो पता है ना। अगर मैं 5x5 की इनपुट इमेज है उसके ऊपर 3x3 का फिल्टर चलाऊंगा तो राइट की 2 और नीचे की 2 गायब हो जाएंगी, तो 3x3 की रह गई। तो आपका शेप जो है उसकी विड्थ और हाइट तो 3x3 है, लेकिन अब डिप्थ जो है वो बेस करेगी कि आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर कितना है। यहाँ पर नंबर ऑफ फिल्टर 3 है तो आपके पास आउटपुट भी 3 है। ठीक है। यही वाली चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि अगर आपके पास जितने भी आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, सही है, इसका फार्मूला है। और फार्मूला है क्या है भाई वो फार्मूला? n माइनस, सर इसका है कि n-f+1 n-f+1 यानी फिल्टर की जो विड्थ और डायमेंशन है, अब आपके पास n जो है वो 5 है
और माइनस कर दो उसमें से 3, तो कितना बचेगा? 2 +1 उसमें +1 कर दो 3, 3 तो आपके पास फीचर मैप आपका आउटपुट जो होगा वो भी 3/3 का होगा, जबकि पास इनपुट आपके पास 5/5 का था। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो 28/28 होती इमेज, सही है, तो n कितना आपका बना? 28 में से 3 माइनस कर दिया, कितने बचे? 25 25 में +1 कर दिया, 26 तो आपके पास 26 आ गया। तो 26/26 आपके पास आउटपुट होगा। सर ये बंदा कौन बोल रहा था, उसको उससे दोस्ती करनी है सर, आप उसका नाम बता दें। अच्छा शार्प स्टूडेंट लग रहे हैं माशाल्लाह। भाई आप भी शार्प बन सकते हो, बस आप वो असल में 2 क्लासें पहले ले चुका है ना, आपकी शायद पहली क्लास है। ओके सर, ओके ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो फार्मूला जो है वो आप याद रख लो, लिख लो कहीं पर, n - f + 1 याद रहेगा? जी सर जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं अपना फार्मूला चेंज करता, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक और चीज डिस्कस की गई है, और वो ये है कि आपके पास पैडिंग जो है वो कैसे होगी। वो ये कह रहा है कि अगर आप जो है वो अपनी इमेज के अंदर आप जो है वो पैडिंग कर दो, जैसे यहाँ बताया कि आपकी इमेज के अंदर एक रो ऊपर लगा दी, एक राइट पर, एक लेफ्ट पर और एक नीचे, तो अगर आप ये पैडिंग कर दोगे उसकी, तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी सेम आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है भाई सबको? नहीं सर, दोबारा नहीं सर, ये नहीं है। अगर आप अब एक एक्स्ट्रा कॉलम राइट पर, एक्स्ट्रा कॉलम लेफ्ट पर, एक्स्ट्रा रो टॉप पर और एक्स्ट्रा रो बॉटम पर, ये ऐड कर दोगे, तो आपका जो फीचर है वो सेट हो जाएगा। आपकी जो आउटपुट फीचर मैप है वो उतना ही रहेगा जितना इनपुट फीचर मैप है। अब फार्मूला आपका चेंज हो गया, आप फार्मूला आपका देख लो, लिख लो कहीं पर, n - 2p + f + 1। n - 2p + f + 1। हाँ, अब अगर मैं p की रिपीट वैल्यू कर दे, 2 आवाज कर, कट n - 2p + f + 1, ठीक है। और उसका ठीक है? फायदा क्या होगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है उसका जो आउटपुट है, ये फायदा वैसे आ गया, डिस्कस भी होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि मैं अपनी इमेज को छोटा नहीं करना चाह रहा ना, मैं चाह रहा हूँ जितनी इनपुट है उतना ही आउटपुट रहे। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं इमेज छोटा करता हूँ तो उससे नुकसान ये होता है, अगर आप इस इमेज को गौर से देखें, इसमें जो बीच वाले सेल है ना, ये सारी कैलकुलेशन में यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर तो ये पैडिंग किस में ऐड करेंगे अपने? अच्छा देखो, अभी filter ये में या तस्वीर फिर देखो, input ये में? मेरी बात तो सुनो ना, ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में वो एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास लेट्स सपोज 2x2 की विंडो है, ठीक है, मेरा जो फिल्टर है वो 2x2 का है। उस 2x2 के फिल्टर की वजह से ये जो बीच वाले ये जो 3x3 के जो कॉलम है सबसे ज्यादा यूज होंगे। ये देखो, इस वाले फिल्टर में भी यूज होंगे, इस वाले में भी होंगे, इस वाले में भी होंगे, इस वाले में भी होंगे, ज्यादातर जगहों के ऊपर ये ज्यादा यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पर पहला फिल्टर मैंने चलाया तो इसमें ये यूज हुआ, फिर मैं दूसरा चलाया उसमें भी यूज हुआ, फिर मैं नीचे लेकर आऊंगा तो भी इसमें यूज हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला है ये 3 मरतबा यूज हुआ है, जबकि कोने वाले जो हैं वो कितनी मरतबा यूज हुए? 1 मरतबा, एक मरतबा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है वो इसमें पैडिंग नहीं करते तो इसमें इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि आपके जो सेंटर वाले पिक्सल होंगे उनको ज्यादा प्रोसेसिंग वेटेज मिलेगी और साइड वालों को कम मिलेगी। सही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिल्टर है वो साइड पे जाकर रुक जाता है। मैंने इस चीज को खत्म करने के लिए पैडिंग कर दी है। पैडिंग करने से क्या होगा कि अब मेरे जो इनपुट या आउटपुट है, ये देखो यहाँ पर मैंने पैडिंग कर दी। अब पैडिंग करने से आप देखें इस वाली इमेज में और इस वाली इमेज में फर्क देखें तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो इनपुट
ये जो बीच वाले जो सेल हैं इनके ऊपर इनकी प्रोसेसिंग और जो बाहर वाले सेल हैं उनकी प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। सही है सही है सर ये पैडिंग हमने इनपुट इमेज में की ना सर? जी सर। हाँ ये पैडिंग हमने इनपुट इमेज में की। ठीक है सर ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम लगाए इसको क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं सर? पैडिंग कहते हैं। ओके सर शुक्रिया। अब मेरा फार्मूला बन गया, क्या बन गया? n-2p + f + 1। हाँ n -2p है प्लस 2p है। सर n-2p + f + 1। अब सर मैं भी अच्छा स्टूडेंट बन गया हूँ सर। ओके गुड। अच्छा अब मुझे बताओ कि मुझे अगर मेरे पास मेरा फार्मूला है n - o = n-2p + f + 1 और मुझे p की वैल्यू पता करनी है तो मैं फार्मूले को कैसे चेंज करूंगा? सर ये p पैडिंग है? हाँ p पैडिंग है। अब मैं फार्मूले में क्या करूं? अगर मुझे p पता करना हो तो मैं फार्मूला कैसे चेंज करूं? याद है मैट्रिक्स में आता था ना, हम अगर मुझे लिखा हुआ है y = 2x और मुझे x की वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करता था कि एक लिखा हुआ है y = 2x + 1 और मुझे जो x की वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा? पहले x y की तरफ लेके जाऊंगा, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो x आ जाएगा y - 1 / 2, यही आएगा ना। तो इस तरह अगर मैं n - 2p + f + 1 है तो इसमें मुझे p पता करना है कि यार p कितना होगा। अगर मुझे आउटपुट पता है और p पता करना हो तो कैसे क्या करूंगा? फार्मूले में क्या चेंज लेकर आऊं? सर o + f + 1/2। हाँ भाई सबको समझ में आ गई ये वाली बात? फॉर्मूला दोबारा बोले। p = o + f + 1 / 2। हाँ सही है सही है। ठीक है भाई। तो ठीक है इसमें देखो ये चीज शायद लिखी भी है कि if you want to get the output feature map with the same spatial dimension as the input, you can use padding. Padding consists of adding the appropriate number of rows and columns is specified, so it's make it possible to fit the center collimation window around every input time. सही है। ये कह रहा है कि भाई ये वही वाली बात कह रहा है जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो सेंटर कॉन्वोल्यूशनल विंडोज अराउंड एवरी, ये आपकी जो सेंटर विंडो है ये प्रॉपर तरीके से set up. Once the column on the left, on the top, and in that convert to the padding in configurable by the padding argument which takes two value valid, which means no padding, or same, which means the pad to here to the padding argument default is to valid. ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वैलिड और सेम। अगर आप जो है वो सेम लगा देंगे तो खुद ब खुद ही टेंसर फ्लो खुद ही ये वाला फार्मूला जो है ना, ये जो p = o + n - f + 1 / 2 का फार्मूला खुद ही लगाकर और ये सारा काम खुद ही करके आपको दे देगा। तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। चैट में देखिए सर मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया है सर। हाँ जबरदस्त भाई, ये फार्मूला लिखा हुआ है चैट के ऊपर, देख लेना। तो लेकिन इजाज इस फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे सेम लिख देंगे टेंसर फ्लो में तो हमारा मसला खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई पैडिंग के हवाले से कोई कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही तो पूछ लो यार, सवाल कर लो। सवाल जितने करोगे उतना ही फायदा होगा। सर ये जो पैडिंग में जो ये भी सामने तस्वीर आ रही है 5.6 फिगर, सर इसमें जो क्रॉस दिए हुए हैं और उसने यहाँ पर उसको आगे जो है ना वो 5 3x3 में किया है। इसी को जब हम नीचे देख रहे हैं दूसरी फिगर, आप जरा नीचे करेंगे तो ये इसमें सर इसने जब ये नहीं इससे ऊपर जो थे उसमें उसने वो जो क्रॉस वाले कॉलम थे वो हटा दिए थे। तो ये वाले हाँ, तो वो जो क्रॉस वाले हैं और मतलब वो ये इन दोनों फिगर्स में जो बता रहा है कि वो क्रॉस वाले वो इसमें नहीं दिए जाए, मतलब ये यहाँ तो दिखा रहा है ये 5 दिखा रहा है यानी, और यहाँ 3 दिखा रहा है। तो ये उसी का एक्सट्रैक्ट, ये जरा सा इस पे रोशनी डालें।
देखो इसमें वो ये बता रहा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 3x3 का पैचेस के अंदर मैं एक ये बड़ी इनपुट इमेज है, सही है जी सर। इसके अंदर देखो ये माउस देखो। अच्छा ये इनपुट इमेज बन गई है। पहले वो 7 की थी और उससे वो जो उसने वो करके, लेकिन वो जो 7 की जो उसने दिखाई है जिसमें उसने ये देखिए ना, पहले सुन तो लो, पहले इसको सुन लो। ये मेरे पास इमेज है 5 की, ठीक है जी सर। अब जब मैं इसके अंदर एक विंडो लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर 3x3, बिल्कुल। जब मैं 3x3 की लगाता हूँ, ये एक विंडो लगाई तो सही है, तो वो सामने आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने इसको एक मरतबा राइट किया आगे, शिफ्ट किया, तो देखो ये वाले 3 कॉलम थे, ये तो एक ही मरतबा यूज हुए, ये तो एक ही मरतबा यूज हुए ना, लेकिन ये वाले सेल है, ये वाले 1 और 2 समझ आ ये दोबारा इस्तेमाल होंगे। जी सर। आप समझ रहे हो, ये दोबारा इस्तेमाल हुए, ठीक है। फिर ये वाले भी दोबारा इस्तेमाल हो गए, ये वाले भी हो गए, लेकिन आप ये देखो कि पैडिंग ना करने की वजह से जो ऊपर वाले जो बॉर्डर वाले सेल हैं वो एक ही मर्तबा प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो बीच वाले जो सेल हैं यानी बीच वाले जो पिक्सल हैं वो एक से ज्यादा मर्तबा प्रोसेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बीच वालों को प्रोसेस होने का ज्यादा चांस मिल रहा है और बाहर वालों को प्रोसेस होने का चांस कम मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। लेकिन सर ये जो नीचे वाली फिगर ये जो अब आई है ना सर, ये जिसमें क्रॉस करके उसने पैडिंग दिखाई हुई है, अब ये और वो जो है वो दोनों जरा सी आपस में, क्योंकि देखें यहाँ 5 बन रहे हैं, यानी कि इसके आगे 3x3 के 5 आगे वो दिखा रहा है इसको, और उधर उसमें जो है ना वो जो है वो 5x5 को 3x3 में 3 दिखा रहा है। ये मेरा सवाल है। इसकी वजह ये है कि ये 3 मरतबा चलेगा ना, देखो ये 0 1 2 1 2 ये एक मरतबा चला, उसके बाद ये दूसरी मरतबा चला, फिर तीसरी मरतबा। ये बता रहा है कि यहाँ पर ये तीसरी मरतबा चल के रुक जाएगा। जी सर। जो आपका 3x3 का फिल्टर है इस सर अजानें हो रही हैं। मरतबा चलो 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है जी।
हेलो जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा भाई, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर हमारे पास इस विंडो के ऊपर हम अपने 3x3 का फिल्टर चलाएंगे तो वो 3 मरतबा ही चलेगा। एक मरतबा पहली कॉलम पहले वाले विंडो के लिए, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, 3 मरतबा से आगे नहीं जा सकता वो। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर, आ गई। ठीक है, और 3 ही कॉलम पे जा सकता है, तो वो 3x3 पे चलेगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बीच वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा यूटिलाइज होंगे ना, जबकि साइड वाले कम होंगे। पैडिंग करने की वजह से वो 5x5 ही चलेगा। इसका मतलब है वो सारे कॉलम को तकरीबन इक्वल जो है वो प्रोसेस करेगा, क्योंकि हमने उसके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी पैडिंग कर दी है। तो अब इसके अंदर वो जो इम्पैक्ट था, बीच वाला जो सेंट्रल इम्पैक्ट था, वो बेहतर हो जाएगा। सर पैडिंग में वैल्यूज रैंडम डालते हैं क्या? पैडिंग के अंदर वैल्यूज जो है वो हाँ बिल्कुल रैंडम भी डाल सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। सर ये पैडिंग एक ओवरहेड नहीं है सर इसके ऊपर? ओवरहेड तो है, लेकिन उसका नुकसान फायदा भी है ना। अगर मैं यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो ये आखिरी वाला जो कॉलम है ये सिर्फ एक ही मरतबा प्रोसेस होगा। ये वाला जो बेचारा कोने वाला जो है ना, कोने वाला ये सेल, ये कोने वाला सेल देख रहा हूँ जिसपे माउस है, ये सिर्फ बेचारा एक ही दफा प्रोसेस होगा पूरी फिल्टर प्रोसेस के अंदर। जबकि ये जो बीच वाला है, ये वाला, वो सबसे ज्यादा मरतबा होगा। हाँ, सबसे ज्यादा प्रोसेस। जी सही है, यानी कि 9 मरतबा होगा, ये 1 मरतबा होगा। जब भी हम चलाएंगे, जब हम वैल्यूज लगा रहे हैं तो बीच वाला बहुत ज्यादा प्रोसेस हो रहा है, जबकि राइट वाले कोने वाले जो है सिर्फ एक बार हो रहे हैं। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो ये जो है ये इतनी मरतबा प्रोसेस होगा, ये जो है ये इसकी जो वेटेज है वैसी बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को हम बचाने के लिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। इस वाले काम के अंदर जो ये वाला है, ये भी जो है वो, क्योंकि हमने दोनों तरफ पैडिंग कर दी है, 2 वैल्यू बढ़ा दी है और हमारे पास 3x3 की विंडो। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा इमेज है, ये कोने वाला भी जो है 1 2 3 4 5, ये कोने वाला भी जो है ये 3 मरतबा प्रोसेस होगा। जी सर। सर पैडिंग के अंदर वैल्यूज क्या होंगी या ये बिल्कुल खाली होंगे? वैल्यूज हमारे पास चॉइस होती है, हम 1 या 0 रख सकते हैं। अगर हम 1 रख देते हैं तो आपके डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। तो आपका जो फिल्टर है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपके पास मोस्टली 2 चॉइस होती है, या तो 1 रखने की या 0 रखने की, लेकिन आप रैंडमली भी चूज कर सकते हैं। सर लेकिन अगर हम 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 आ जाएगा, तो वो फिर प्लस भी ज्यादा होगा और वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। 0 रखेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, फिर आखिर में जब मैट्रिक्स प्लस होगा तो वो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर 0 रख दोगे तो अगर आप 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस एलिमेंट के ऊपर 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब है जब आखिरी में सम करोगे तो बाकी इम्पैक्ट जो है वो वही रहेगा। ओके सर, जज़ाकल्लाह। 0 रखना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा ना सर मैट्रिक्स के अंदर। इसके ऊपर अभी ये आप लोगों को ये चीजें डिस्कस करनी है। देखो आप लोग डेटा साइंटिस्ट हो, आपको ये सब चीजें जो है ना, जो आपके सवाल आ रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च करनी है कि आपको अगर 0 रखने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, 1 रखने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये बेसिक चीजें मैंने शुरू में भी बताई थी, ये दोबारा कहीं लिख लो कि फिल्टर और पैड के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप डिफरेंट चीजें ड्राइव कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई इमेज देखो, अक्सर इमेज के अंदर 1 और -1 भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई फिल्टर जिसके अंदर 1 1 1 ऊपर से नीचे जा रहा हूँ मैं ना, 1 1 1 0 0 0 और -1 -1 -1 हो, अगर ये मैं एक फिल्टर ऐसा बनाऊं और उसके बाद अपनी इमेज को प्रोसेसिंग करूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इस तरह के कुछ लोगों ने रिसर्च करके फिल्टर बनाए हुए भी हैं। तो आप लोगों के पास चॉइस है कि आप जो है आपके पास जो है वो आपके पास इस तरह के भी बने बनाए फिल्टर भी अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये तरह से आप लोगों को रिसर्च करनी है कि यार जब हम पैडिंग करेंगे तो हमें क्या वैल्यू रखनी चाहिए। क्या वो वैल्यू रैंडम होनी चाहिए, क्या वो वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या वो वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस किताब को पढ़ें और किताब को पढ़ने के बाद इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करें।
तो सर हमें हर बार इनपुट के ऊपर पैडिंग करनी चाहिए, वरना तो फिर फीचर्स सही से आएंगे नहीं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो हम किताब के आखिर तक जाकर, इस चैप्टर के आखिरी के अंदर हम जाकर देखेंगे कि हमें पैडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सही है। तो बाज़ जगह पे पैडिंग की जो है वो फायदा होता है और बाज़ जगह पैडिंग का नुकसान होता है। ऐसी इमेज जो कि सेंटर्ड है या इमेज तो बड़ी है लेकिन उसमें से ऑब्जेक्ट छोटा निकालना है, वहाँ पर पैडिंग का हमें कोई खास फायदा नहीं होता। तो ये चीज़ हमें देखनी है। मतलब बाज़ वक़्त आप पैडिंग करके अपनी एक्यूरेसी निकालें और फिर बगैर पैडिंग देखें, अगर आपकी एक्यूरेसी सेम आ रही है इसका मतलब है कि आपको पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्यूरेसी पे फर्क आ रहा है तो आपको पैडिंग करनी चाहिए। ये पैडिंग करने का कोड क्या है सर? पैडिंग करने का कोड जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप जब कॉन्वेंट की 2D के अंदर आप जाएंगे उसको बता देंगे कि आपको सेम रखना है या वैलिड रखना है। डिफॉल्ट वैलिड है। ठीक है भाई? ठीक है सर, आगे चलो। यस सर। अच्छा, एक और चीज जो हम मैक्स पूलिंग तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बाज़ वक़्त मैक्स पूलिंग के साथ साथ आप ये वाला काम भी करते हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइड्स। ये स्ट्राइड्स के अंदर क्या होता है कि बजाय ये है कि हम एक एक मूव करें, डिफॉल्ट स्ट्राइड 1 होता है, हम स्ट्राइड ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि हम 2 स्ट्राइड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है। 2 stride mean the width and height of the feature map out down stamp by the factor of 2। ठीक है, बॉर्डर इफेक्ट के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्राइड 2 इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी इमेज जो है वो बजाय राइट से एक एक करके वो दो राइट स्ट्राइड होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके पास आपकी जो इमेज है वो आधी रह जाएगी, डाउन सैंपल्ड बाय फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगी। सर मैक्स पूलिंग की जगह ये करने का डायरेक्ट। हाँ, लेकिन ये किताब वाला कह रहा है कि ज्यादातर हम मैक्स पूलिंग करते हैं। सर हम ये करते क्यों? सही है, मैक्स पूलिंग ना करें। अगर हम स्ट्राइड और मैक्स पूलिंग ना करेंगे तो इसके अंदर बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, लेकिन इसका जवाब जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो डिस्कशन है। ट्रेनिंग अ कॉन्वेंट फ्रॉम स्केच स्मॉल डेटा सेट, रेलेवेंस ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स। कहाँ गया भाई? डाउनलोडिंग कहाँ गया था? यहाँ पर एक इसका बाकायदा टॉपिक है, तो वो जो टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। शायद यहाँ पर कहाँ है यार, मैं सर्च नहीं करना चाह रहा। ये ऊपर नीचे आता रहता तो भी चीज़ें मुझे याद ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं इसको सर्च नहीं कर रहा। टेंट कॉन्वेंट और इसका नीचे क्या है? यहाँ तक तो हमने देख लिया था ना, ये फीचर भी आ गई थी। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बफर एंड पैडिंग, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइड, मैक्स पूलिंग ऑपरेशंस। सही, तो बस खत्म करें। हाँ खत्म कर रहे हैं। Why downstream feature map is this way? Why not remove the max pooling layer and keep fairly large feature map in the wrap? Look at this option the convent has। ये देखो इसने बताया है। ठीक है, तो आप लोगों के जहनों में जो सवाल आ रहे हैं ये बड़े फेमिलर हैं, बड़े फेमस हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपको इसके सवाल के जवाब इसके अंदर हम अगली क्लास के अंदर इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये देखो यहाँ पर अगर मैक्स पूलिंग हो रही है तो इसके क्या रीज़न है और क्या इसमें गड़बड़ है। तो अभी आपका जो सवाल है इसके ऊपर आप रिसर्च करें, फिर अगली क्लास के अंदर हम इसको देख लेंगे कि भाई ये मसला है कि हम मैक्स पूलिंग करें तो हमें क्या होगा। ठीक है भाई, और कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। सेशन हम एंड कर रहे हैं। सर मेरा सवाल है सर एक तो सवाल सर ये पूछना था कि जुपिटर के अंदर जब हम लोग ये कोड लिखते हैं ना सर,
तो कोड के अंदर हमें नीचे जब एरर कोई आता है नीचे प्रॉम्प्ट नीचे जो बॉटम बॉटम पे, तो उसमें लिखा होता है कि आपका कोड है लाइन नंबर दिस पे ना, लेकिन वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारी जो कोड की लाइन है वो नंबर क्या है। कोई ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ हमें पता हो कि लाइन नंबर जहाँ पर आ रहा हो कोड में, जैसे लाइन नंबर नहीं आ रहा था कोड में? लाइन नंबर कोड में नहीं है, कोड पे नहीं आ रहा था, बल्कि नीचे कोड का जो एरर आता है एरर में लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये इस लाइन नंबर पे एरर है। लेकिन जब हम ये असल में जुपिटर नोटबुक की लिमिटेशंस है कि वो आपको उस जगह पर उसके ऊपर हाईलाइट नहीं कर रहा होता, आपको लाइन नंबर के पे जाना होता है। मैं ये देखूंगा, देख के बताता हूँ कि यार ये इसका प्रॉब्लम का एक हैक जो है या जुगाड़ जो है वो क्या है। सर दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि सर जब हम कोई डेटा हम देना चाहते हैं, जैसे अभी तो हम जुपिटर में तो ये होता है ना, हम कोई भी लिस्ट एरेज इस तरह करके ना जो उसके डेटा टाइप्स हैं उसके थ्रू हम करते हैं, कोड करते हैं, डेटा देते हैं। लेकिन फर्स्ट करें सर जैसे हमें डेटा देना है, जैसे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, जैसे हम नहीं विजुअल सी में बनाया करते थे, ड्रॉप डाउन मेनूज और ये करके जो ना चेक्स ड्रॉप डाउन मेनू और जो चेक बॉक्स हैं और प्रॉम्प्ट्स हैं, वो सर ये इसमें कोई ऑप्शन है इसके अंदर हमारे जो इसमें? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शंस है। हम आप क्या करें, फ्लास्क एक वेब एपीआई है, एक वेब फ्रेमवर्क है, वो आप यूज करें। उसके जरिए आप इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद वो इनपुट जो है वो आप पास ऑन कर देंगे टेंसरफ्लो में। ठीक है, टेंसरफ्लो उस इनपुट के अगेंस्ट में जो भी आपको आउटपुट देगा वो आप फ्लास्क के जरिए आउटपुट दिखा देंगे। सही दोबारा बताएंगे आप क्या कह रहे हैं, कौन सी क्लास है ये सर? फ्लास्क FLASK फ्लास्क जो है वो एक एपीआई है, वेब फ्रेमवर्क है फ्लास्क। ठीक है, ये आप देख लें, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है वो फ्लास्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो टूल्स होते हैं सामने आ जाते हैं, उसमें रख सकते हैं हम लोग। फ्लास्क जो है वो वेब फ्रेमवर्क है, जैसे PHP है और विजुअल बेसिक .NET है, ASP.NET है ना, तो इस तरह फ्लास्क है। इसके अलावा एक इसके अंदर जो है वो एक और चीज होती है, इसको कहते हैं टिंकलर, TTLKLR, टिंकलर फाइल। दो छोटे सवाल हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेब यूआई है, मैं उसका शायद नाम अभी भूल गया, TTLKLR टिंकलर। बल्कि अगर आप अच्छा याद आया कि अगर आप यहाँ पर आपके पास यूआई के कौन से ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे ये ना टिंकलर ये वाला यूज कर सकते हैं, पाईसाइड यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूआईज के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर लें। आप यानी इनको इंपोर्ट करेंगे जिस तरह हम बाकी चीजें इंपोर्ट किया करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने शायद मैटप्लॉटलिब इस्तेमाल किया हुआ होगा। यस सर। मैटप्लॉटलिब क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। इस तरह टिंकलर की लाइब्रेरी वो आपसे इनपुट ले लेता है और वो इनपुट आप यूज कर लें। तो आपको टिंकलर यूज नहीं करनी तो आप फ्लास्क यूज कर लें। अगर वेब के ऊपर इस्तेमाल करना है तो फ्लास्क यूज कर लें, बॉटल यूज कर लें, बहुत सारे। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है सर बहुत छोटे से। सर जुपिटर नोटबुक का आइडिया बेटर रहता है या पाइचार्म का आइडिया ज्यादा बेटर रहता है? वैसे दोनों अच्छे हैं लेकिन ज्यादा बेटर आपकी नजर में? देखो, अगर आप मसला ये है कि अगर आपको प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ज्यादातर ना कोलैब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोलैब के अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लोकल कंप्यूटर के अगर आपके पास 4 GB रैम है और आपके पास 528 MB का कैट्स एंड डॉग का डेटा है तो उसको प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप कोलैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ तो पाईचार्म को चलाना ज़रा मुश्किल है, आपको जुपिटर नोटबुक ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप पाईचार्म पे काम करें या विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करें, क्योंकि उसके अंदर जैसे अभी हमारे भाई परेशान थे कि यार लाइन नंबर वगैरह नहीं आ रहा, उसके अंदर लाइन नंबर वगैरह और कोड हार्टलाइन सारी चीज़ें आती हैं।
तो अगर आप कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि आप PyCharm पे आज काम करें, लेकिन कोलैब वगैरह पे काम करने के लिए आपको जुपिटर पे ही काम करना है। थैंक यू सर। अब आखिरी सवाल मेरा ये है, जो ये 4 चैप्टर्स हैं जिस तरह मेरे अच्छे कवर नहीं हुए थे ऑनलाइन के अंदर, वो कितने घंटों में मैं उसको दिल लगा के पढ़ूं हो जाएंगे सर? ये बता दें, थोड़ा एवरेज टाइम आप बता दें ताकि करने बैठूं तो डिवाइड करके। भाई अगर आप एक चैप्टर आप पढ़ना, पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करें और उसमें एक एक चीज करें तो एक चैप्टर पढ़ने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हो सकता है कि पहला चैप्टर 2 घंटे में हो जाए, लेकिन तीसरा और चौथा चैप्टर तो हो सकता है पूरा दिन ही ले जाए, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज समझनी है। ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। भाई और किसी का सवाल? शाम को 9 बजे जरा जो है ना फेसबुक का पेज देख लेना, अगर हमारा कोई जूम का सेशन हम कोई कंडक्ट करने वाले होंगे तो उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। 40 मिनट का वो सेशन होता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सर वो रिक्वेस्ट थी, अगर आप 10 बजे के बाद थोड़ा अर्ली क्लास रख लें रात की तो कितने बजे रख लें? मतलब 8-9 बजे तक, क्योंकि 10 बजे तक सर मैं थोड़ा और जगह एंगेज हो जाता हूँ। PUBG खेल रहे हो क्या? नहीं सर, सो जाता हूँ। 10 बजे ही सो जाते हो? ना बात थोड़ी है सर, 6 बजे उठता हूँ सुबह। सर मैंने ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजी, आप एक्सेप्ट कर लेते हो? हाँ भाई, जैसे ही खत्म होता है ना मैं ज्वाइन कर लूंगा, आपको जरा दूंगा। ठीक है यार, हम वहां पर तुम फेसबुक पे पोस्ट कर दो कि क्या हम जूम का टाइम 8 बजे कर दें। तो अगर सारे यूजर ने कहा कि यार टाइम 8 बजे कर दो, 8 या 10 करते हैं, जो जिसने के लेनी होगी वो हिसाब से बता देगा, जो मेजॉरिटी होगी उस हिसाब से कर लेंगे। हाँ, तो अगर सब लोगों ने आपकी बात मान ली तो ठीक है, और अगर नहीं मानी तो फिर तुम्हें 10 बजे जागना पड़ेगा। 6 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक सोता हूँ, 6 बजे ही उठता हूँ सर। 9 बजे का सर क्या हो सकता है बेहतर है? 9 बजे का सही है, क्योंकि नमाज सर 9 साढ़े 9 का रख दें, फिर सब इसमें हो जाएंगे 10:30 10:30 या 9 से 10। बहुत सही है सर। आप लोग वहां पर पोस्ट करके वोट दे देना। सर 9 का रख दे, सही है सर। आप एक काम करो ना, वहाँ पे हम लोग, आप पोल बना दे, हम लोग वहाँ पे कर देते हैं, वोट कर देते हैं। ठीक है, आज मैं पोल बना दूंगा। सही है, मुझे याद दिला देना। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। जी सर, सही है, पोल बना दें। जी सर, एंड करो। थैंक यू।